स्टार्ट। चलिए। हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 10th लेक्चर है। एंड 10th लेक्चर होने का मतलब है कि उससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते हमने इन टोटल 9 लेक्चर्स कर लिए हैं। एंड वी होप इन 9 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ी है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने यूरोपियन रेवोल्यूशन को भी जो है वो खत्म कर लिया था और आज जो है हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। एंड दैट न्यू टॉपिक इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यस प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब आपको क्या करना है, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। आराम से बैठ करके इस स्टोरी को पूरा का पूरा पहले सुनना है। मैं बहुत सारी चीजों को क्लास के अंदर ही याद कराने की कोशिश करूंगा, आपको उनको क्लास के अंदर ही याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है। एंड जस्ट इस कहानी को पहले पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर देना है क्योंकि बहुत लंबा टाइमलाइन चलेगा। बहुत ही लंबा टाइमलाइन चलेगा। 1840 से लेकर के 1871 तक की कहानी है ये पूरी की पूरी। 1840 से लेकर के 1871 तक की जो है आपके पास ये पूरी की पूरी कहानी है। इसको जो है हमको यहाँ पे समझना है। एंड बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स होंगे जो भी हम लोगों ने समझा था, फ्रांस का रिवॉल्यूशन से लेकर के लास्ट तक का वियना कांग्रेस को लेकर के एंड आगे तक के सारे इवेंट्स जो हैं इसमें आपके पास यहाँ पे चलेंगे। तो आराम से बैठ करके जिसको है पहले लेक्चर पहली बार आप इसको देखोगे तब आपको आराम से स्टोरी को एब्जॉर्व करना है। दूसरी बार जब आप इसको देखोगे तब आपको इसके नोट्स वगैरह जो है वो अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, अदरवाइज पूरे नोट्स तो जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलो सर। तो एक वर्ड पता है आपको कौन सा वर्ड सर? एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं रिसर्जिमेंटो। रिसर्जिमेंटो। सर ये रिसर्जिमेंटो क्या पढ़ाने लग गया आप बेटा? बस ऐसे ही सीख लो। रिसर्जिमेंटो। सर ये रिसर्जिमेंटो तो क्या होता है? ये रिसर्जिमेंटो को ही कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सर मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज AKA, इट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्जिमेंटो। इट इज ऑल्सो नोन एज रिसर्जिमेंटो। ये सबसे पहले ये वर्ड याद करना है, रिसर्जिमेंटो। रिसर्जिमेंटो का क्या मतलब होगा? रिसर्जिमेंटो का मतलब होता है, यस, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। रिसर्जिमेंटो का मतलब होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सब लोग चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे क्या वर्ड सीखा है हमने। सबसे फर्स्ट वर्ड रिसर्जिमेंटो। यूनिफिकेशन ऑफ इटली को ही रिसर्जिमेंटो भी कहते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली को ही रिसर्जिमेंटो भी कहते हैं। क्लियर? यस सर। तो सर ये ना सारा कुछ कब होता है? तो अगर मैं 19th सेंचुरी का टाइम देखता हूं तो 19th सेंचुरी के अंदर इटली को यूनिफाई करने की आपके पास एक बहुत बड़ी सी मुहिम छेड़ी जाती है। और इटली को जो है वो आपके पास यहाँ पे यूनिफाई जो है वो कर भी आपके पास यहाँ पे लिया जाता है। यस सर। तो कैसे हुआ था सर? तो 1861 का आपके पास यहाँ पे टाइम था। इन 1861 के अंदर जो इटालियन पेनिनसुला है आपके पास, कौन सा पेनिनसुला सर? इटालियन पेनिनसुला जो आपके पास है, इस इटालियन पेनिनसुला को पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यूनिफाई करने की कोशिश, इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाती है। कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 1840 से लेकर के 1871 तक का जो पूरा टाइम है, इस पूरे टाइम को जो है हम लोग यहाँ पे मतलब यूरोप के पूरे अंदर में ना यूनिफिकेशन आपके पास चल रहा है। हम लोगों को बेसिकली अगर देखते हैं तो दो तरीके का यूनिफिकेशन पढ़ना होता है। एक तो हम लोगों को इटली का यूनिफिकेशन पढ़ना होता है, दूसरा हम लोगों को जर्मनी का यूनिफिकेशन भी जो है वो पढ़ना होता है। एंड बेसिकली हम देखें तो ये सब कुछ कहाँ चल रहा है सर? यूरोप के अंदर आपके पास यहाँ पे चल रहा है। तो ओवरऑल यूरोप में ही यही चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो चल रही होती है। तो साइमल्टेनियसली आपके पास इटली का यूनिफिकेशन भी चलता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन भी चल रहा है। आज की क्लास में हम लोग इटली को कवर करेंगे, जर्मनी को जो है हम लोग आगे वाले लेक्चर्स के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करें कवर करेंगे। यस सर। तो सर ना मेरे को ना एक डाउट है। क्या डाउट है सर? आज अगर आप बात कर रहे हो कि इटली को यूनिफाई करने की, तो क्या इसका मतलब उससे पहले, क्या इसका मतलब उससे पहले क्या इटली यूनिफाई नहीं था? नहीं। उससे पहले इटली जो है आपके पास यहाँ पे यूनिफाई नहीं था। और इटली के अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे और वो सारे के सारे पार्ट्स जो है आपके पास किसके अंदर आते थे? एंशियंट रोमन एम्पायर के अंदर आते थे। कहाँ पे आते थे? एंशियंट रोमन एम्पायर के अंदर। प्लीज ध्यान रखना कहाँ पे आते थे सारे के सारे? एंशियंट रोमन एम्पायर के अंदर। मतलब यूनिफिकेशन से पहले इटली के अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे, वो सारे के सारे पार्ट्स अभी आपको हाल ही के लेक्चर में सारे याद हो जाएंगे। बट ये ध्यान रखना कि इससे पहले सब कुछ कहाँ पे आता था? एंशियंट रोमन एम्पायर के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है वो आता था। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप देखते हो तो रिसर्जिमेंटो होता है। रिसर्जिमेंटो का मतलब है कि सर इटली को हमने यूनिफाई कर लिया। क्या कर लिया? इटली को हमने यहाँ पे यूनिफाई जो है वो कर लिया। चलो सर। तो सर हम इन टोटल जब हम लोग यहाँ पे यूनिफिकेशन को पढ़ते हैं तो हमको ना तीन चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। जब भी इटली के यूनिफिकेशन को पढ़ा जाता है, यहाँ से जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमको यहाँ पे बेसिकली तीन चीजें जो है वो पढ़नी होती है। सर तीन चीजें क्या क्या है? सबसे पहली चीज हमको पढ़ना होता है रीजंस, कि इटली को ना यूनिफाई जो है आपके पास यहाँ पे क्यों जो है आपके पास यहाँ पे किया गया है। सेकंड चीज आपको पढ़ना होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट पर्संस, के इस कंट्रीब्यूशन
ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सन्स, कि किन लोगों की वजह से ये इटली का यूनिफिकेशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो पॉसिबल हुआ है। एंड थर्ड चीज हमको पढ़नी होती है वो होता है प्रोसेस, कि इतना बड़ा इटली या इतना छोट जो इटली है इसको प्रोसेस किया, मतलब किस तरीके से इसको यूनिफाई जो वो किया गया। ये कोई एक दिन की घटना नहीं होती है, यहाँ पे सालों का एफर्ट जो है आप यहाँ पे देखते हो कि सर 1840 से स्टार्ट होता है, 1871 तक आपके पास चलता है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 31 ईयर्स की स्टोरी जो है आपके पास यहाँ पे होती है। एंड 31 ईयर्स तक ऐसा क्या क्या होता रहा जिससे कि आपके पास पूरा का पूरा इटली जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है, कि इटली को जो है वो यूनिफाई आपके पास यहाँ पे किया गया। तो हम लोग जो है वो रीजन से स्टार्ट करेंगे। क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, हम लोग रीजन को पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीपल पर्सन को पढ़ेंगे कि किन किन लोगों का योगदान रहा है इस इटली को यूनिफाई करने में। एंड देन हम लोग लास्ट में देखेंगे प्रोसेस के किस तरीके से इटली को जो है आपके पास यहाँ पे ओवरऑल पूरा का पूरा यूनिफाई जो है वो किया गया है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द कॉजेस, कि क्या क्या कॉजेस जो है आपके पास यहाँ पे रहे। रेडी सब लोग? यस गाइस, रेडी? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। Type ready. If you are ready, type ready. Right? Yes, Prince ready. Good, 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 good. गुड, सब लोग रेडी है। गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो सबसे पहले समझते हैं सर कॉजेस जो है वो क्या रहे। देखो सबसे पहला कारण जो आपके पास रहा वो रहा यहाँ की ज्योग्राफी, वो रहा यहाँ की ज्योग्राफी। अगर आप लोग यूरोप को जानते हैं, अगर आप लोग इटली को जानते हो, तो इटली आपके पास कैसे होता है सर? अगर ये आपके पास यहाँ पे इस तरीके से यूरोप दे रखा है ना, तो यूरोप के अंदर ना एक छोटा सा इस तरीके से यहाँ पे पार्ट निकलता है, और इसको हम लोग यहाँ पे इटली जो है वो कहते हैं। करेक्ट, मैंने कोई करेक्ट मैप नहीं बनाया, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ इटली हम लोग कैसे बनाते हैं, अदरवाइज ओवरऑल मैप में तो अलग तरीके से है। तो ये आपके पास यहाँ पे इटली जो है आपके पास बनता है। अब देखो ओवरऑल मैप एंड हम लोग इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस को जो है वो समझते हैं कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पे चीजें जो होती हैं। तो अगर मैं इटली को देखूं, ये इस तरीके से मान लो आपके पास यहाँ पे इटली है। इस इटली की खास बात पता है क्या है? क्या खास बात है सर? कि ये तीनों तरफ इसके आसपास में तीनों तरफ, सर क्या है इसके आसपास में तीनों तरफ? अरे तुम्हें वो गाना याद नहीं आ रहा? आज ब्लू है पानी 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 पानी, दिन भी सानी 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 सानी। यस सर, मेरे को पूरा याद आ रहा है। इटली तीन तरफ से पूरा का पूरा क्या है, समुंदर से घिरा हुआ है। उसके तीनों तरफ आपके पास यहाँ पे पानी ही पानी जो है आपके पास यहाँ पे मिलता है। यस सर। एंड अगर तुमको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स अगर मेरे याद हो, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स में मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स भी जो है पढ़ाए थे। तो इटली में अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स की साइड में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास पूरे के पूरे माउंटेन्स आते हैं। और ये कौन से माउंटेन्स हैं, कोई याद दिला सकता है? इट इज एल्स माउंटेन्स। तो यहाँ पर आपके पास एल्स माउंटेन्स जो है आपके पास यहाँ पे आती है। सर मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ये एक क्लोज्ड जियोग्राफिकल यूनिट है कि नहीं है? यस सर, इंडिया जैसे है वैसे के वैसे ये भी तो एक क्लोज जियोग्राफिकल यूनिट हो गया। यस सर, बिल्कुल। जैसे इंडिया हमारी एक क्लोज जियोग्राफिकल यूनिट है, एक तरफ हिमालय है बाकी सब तरफ हमारे पानी है, वैसे इटली में भी है कि इटली में एक तरफ आपके पास हिल्स माउंटेन्स मिल जाते हैं और बाकी तीनों तरफ आपके पास यहाँ पे पानी जो है वो होता है। और जब कभी भी क्लोज जियोग्राफिकल यूनिट आपके पास होती है ना, तो जो रेस्ट ऑफ द यूरोप का पार्ट है उस सब का कल्चर, वहां के लोग और जो यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर होगा वो सब कुछ कैसा होगा, वो आपके पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो है वो मिलेगा। तो इस सब की वजह से, इस क्लोज ज्योग्राफिकल यूनिट होने की वजह से यहां पर आपको क्या मिलता है? यहां पर आपको मिलता है डिस्टिंक्ट कल्चर। बिल्कुल ही अलग सा कल्चर जो है आपको लोगों को यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। इन लोगों की अगर हम लोग आइडेंटिटी देखें, तो ये आइडेंटिटी भी आपको यहाँ पे बिल्कुल अलग सी जो है वो देखने को मिलती है। तो बिल्कुल जो यहाँ के लोग हैं वो रेस्ट ऑफ द यूरोप से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी आइडेंटिटी अलग है। यहाँ तक कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इनकी लैंग्वेज वगैरह भी जो है आपके पास यहाँ पे अलग जो है वो आपके पास होती है। सो दो इटली जो है आपके पास अगर हम लोग ओवरऑल देखें, अभी ये जो इटली हम लोगों ने बनाया, ये इटली भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे आपके पास बना बटा हुआ है ना। अगर इस इटली में भी हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स ना आपको यहाँ पे जो है वो बने बने हुए जो है वो दिख जाते हैं। दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे है, बट फिर भी यहाँ का कल्चर, यहाँ की आइडेंटिटी एंड यहाँ की लैंग्वेज, ये बिल्कुल रीजंस देती है कि इस पूरे को यूनिफाई जो है वो किया जा सकता है, कि हम लोगों की एक आइडेंटिटी, हमारा एक यूनिफिकेशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो सकता है। सो अगर मैं ज्योग्राफिकली देखूं, या अगर मैं सिर्फ इटली को अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मेरे को चार बड़े बड़े लेक्चर्स क्या सॉरी चार बड़े बड़े रीजंस दिखते हैं, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, इस पूरी यूनिट को एक यूनिट की तरह जो है वो देखा जा सकता है। सर क्या क्या होंगे वो आपके पास होंगे। सबसे पहला यहाँ की कल्चर, कि यहाँ का कल्चर सबको जो है वो अलग करता है, क्योंकि एक क्लोज कॉम्पैक्ट रीजन आपके पास यहाँ पे बन जाता है। सेकंड में अगर देखूं तो आपके पास यहाँ का लैंग्वेज बनती है। थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी आपके पास बनती है। एंड फोर्थ अगर मैं देखूं तो यहाँ की हिस्ट्री,
इन सब का कल्चर, इन सब की हिस्ट्री, इन सब का लैंग्वेज, इन सब की आइडेंटिटी कहती है कि यस सर, इन सबको यूनिफाई करके एक सिंगल यूनिट की तरह देखा जा सकता है। क्लियर यहां तक? यस, ये समझ आया? चलिए सर, तो एक चीज तो आपके पास यहां पे होती है। सेकंड रीजन समझता है ऐसा, सेकंड रीजन समझता है। सेकंड रीजन समझने के लिए हमको नेपोलियन को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? नेपोलियन बोनापार्ट को जो हमको समझना पड़ेगा। तो इटली के यूनिफिकेशन के अंदर रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट का भी बहुत बड़ा रोल जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। यस सर, समझते हैं। देखो ये कैसे आपके पास, तो आपको फ्रांस याद है? हाँ सर, फ्रांस याद है। फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था, याद है? हाँ सर, फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था, वो भी याद है। उस रिवॉल्यूशन के बाद में नेपोलियन जो है आपके पास वहां का राजा बना था, ये याद है? हाँ सर, हमको ये भी याद है। तो 1804 का टाइम होता है, 1804 के अंदर नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ द फ्रांस। नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ द फ्रांस। यस, क्या हुआ? नेपोलियन जो है आपके पास यहाँ पे फ्रांस का एम्पायर जो है वो बन जाता है। अब देखो, ये आपके पास यहाँ पे फ्रांस है, और फ्रांस की सीमा से ही लगते हुए आपके पास इधर की तरफ में आपको इटली जो है वो दिखता है। ठीक है, ये तो आपके पास हो जाएगा फ्रांस। एंड फ्रांस से ही इधर आपको यहाँ पे कौन दिख जाता है? इटली जो है आपको यहाँ पे जो है वो दिख लेता है। तो नेपोलियन क्या चाहेगा? नेपोलियन ऑब्वियसली चाहेगा कि मेरे को फ्रांस को बड़ा करना है, तो क्यों ना मैं इटली को अपने अंदर मिला लूं, क्यों ना मैं इटली को जो है अपने अंदर मिला लूं। तो नेपोलियन ने आपके पास क्या किया? ही मेड सम ऑफ द टेरिटरीज, ही मेड सम टेरिटरीज पार्ट ऑफ द फ्रांस यूनियन। ठीक है, इटली की कुछ टेरिटरीज को इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपके पास नेपोलियन ने फ्रांस का हिस्सा बनाने की कोशिश कर ली। अब देखो, ऑब्वियसली फ्रांस का हिस्सा बनाने के बाद नेपोलियन क्या चाहता था? नेपोलियन चाहता था कि भाई अगर मैं यहाँ पे कुछ छोटे से रीजन को अगर मैं अपना पार्ट बना लेता हूं तो ये हमेशा मेरा ही रहना चाहिए। अब ये हमेशा मेरा ही कैसे रहेगा? जब यहाँ के लोग चाहेंगे कि हम जो है इन्हीं का पार्ट जो है वो रहे। अब यहाँ के लोग क्यों चाहेंगे? जब यहाँ के लोगों को ग्रोथ दिखेगी। यस, तो नेपोलियन को ये बात समझ में आ गई कि अगर मेरे को इस रीजन को अपना ही बनाए रखना है तो मेरे को लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, एंड लोगों का दिल जीतना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको जो है वो ग्रोथ आपके पास यहाँ पे जो है वो देनी पड़ेगी। सो नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए, इस लोगों को, यहाँ के लोगों को अपना बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या किया? तो यहाँ की ट्रेड को उसने प्रमोट किया। ही प्रोमोटेड द ट्रेड दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ना लॉ को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसने न्यू लॉ कोड्स बनाए, नए नए लॉ कोड्स आपके पास यहाँ पे बनाए। यानी यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ की जो सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेकर के उसने सोशल रिफॉर्म्स भी जो है आपके पास यहाँ पे की है। यहाँ पर पहले आपके पास फ्यूडल सिस्टम चलता था, उस फ्यूडल सिस्टम को भी आपके पास उसने जो है वो खत्म कर दिया। एंड ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। क्लियर? समझ आया आपके पास यहाँ पे? यस। और ये सब कुछ ट्रेड को प्रमोट करना, न्यू लॉ कोड्स बनाना, सोशल रिफॉर्म्स लेना, एंड ऑफ फ्यूडल सिस्टम करना, ये सब कुछ क्यों कर रहा है वो नेपोलियन यहाँ पे? ये सब कुछ क्यों कर रहा है? टू मेक इटली अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ फ्रांस, टू मेक इटली अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फ्रांस, टू मेक इटली अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फ्रांस। क्लियर यहां तक? समझ आया? सबसे पहले चीज हमने देखा जियोग्राफिकल रीजंस, उसके बाद हमने देखा नेपोलियन बोनापार्ट का रोल। नेपोलियन बोनापार्ट का रोल क्या है? कि जब फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आए तो ही वांटेड टू एक्सपैंड है, जब वो एक्सपैंड करना चाहते हैं तो उन्होंने इटली को जो है अपना पार्ट बनाने की कोशिश करी। तो इटली के कुछ रीजन्स को इन्होंने पार्ट भी बना लिया, कुछ रीजन को पार्ट बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? तो वहां पे ट्रेड को प्रमोट किया, ट्रेड को प्रमोट करने के बाद वहां पे नए नए लॉ कोड्स बनाए, सोशल रिफॉर्म्स लिए, और वहां पे जो फ्यूडल सिस्टम चलता था उस फ्यूडल सिस्टम को भी क्या कर दिया? उन्होंने जो है वहां पे एंड कर दिया। क्लियर? फ्यूडल सिस्टम को आपके पास यहाँ पे जो है वो एंड कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को जो है आपके पास यहाँ पे उन्होंने एंड जो है वो कर दिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या होता है। तो यस, नेपोलियन ने एंड कर दिया। अब ये सब कुछ क्यों कर रहा है? ताकि इटली क्या बन जाए? इटली फ्रांस का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है आपके पास यहाँ पे बन जाए। इटली फ्रांस का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है आपके पास यहाँ पे बन जाए। अब देखो, तो नेपोलियन ने आपके पास जो चीजें करी ना, उसके कुछ एक इम्पैक्ट्स भी आए। क्या क्या इम्पैक्ट्स आए? तो देखो, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन आपके पास हुआ वहां पे थिंकर्स आए थे, वहां पे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब की बातें हुई। तो क्या इटली वाले, जब इटली में नेपोलियन आएगा तो क्या इटली वालों को ये सारी चीजें नहीं पता चलेगी? यस सर, इटली वालों को भी ये चीजें पता चलेगी। तो नेपोलियन ने इटली को स्ट्रॉन्ग इटली बनाने की कोशिश तो करी, क्योंकि जब इटली स्ट्रांग बनेगा तो वही आपके पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फ्रांस भी हो जाएगा।
तो वो तो बात करी ही करी, मगर आप साथ में देखोगे तो यहाँ पे आइडियोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके पास यहाँ पे हो गया। तो इट वाज नेपोलियन जिसकी वजह से अगर हम लोग देखें तो इटली के अंदर आपके पास नेशनलिज्म की बात होने लगी। किसकी बात? नेशनलिज्म की बात होने लगी। इट वाज नेपोलियन जिसकी वजह से इटली में रिपब्लिकनिज्म की भी बात होने लगी। रिपब्लिकनिज्म, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, कोई बात नहीं। यस, नेपोलियनिज्म के बारे में, रिपब्लिकनिज्म के बारे में, सॉरी, नेशनलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म, हाँ सर, इसकी बात भी आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लगी। क्लियर सभी को? यस सर। तो नेपोलियन आपके पास यहाँ पे आए तो थे राजा बन करके, उन्होंने इटली को जो है अपना फ्रांस का पार्ट बनाने की कोशिश करी, बट आपको भी पता है उसके बाद में बैटल ऑफ वाटरलू आपके पास होती है, नेपोलियन आपके पास हार जाते हैं, उनको जो है आपके पास एग्जाइल में भेज दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। सो नेपोलियन भी जो है यहाँ पे क्या है, ज्यादा देर तक जो है वो राज कर नहीं पाए थे। सो नेपोलियन कुडंट रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ज्यादा टाइम तक जो है अभी आपके पास क्या है, जो यहाँ पर जो है वो आपके पास यहाँ पे रूल जो है वो कर नहीं पाते हैं। आप देखते हो तो आपके पास बैटल ऑफ वाटरलू होती है, बैटल ऑफ वाटरलू आपके पास होती है। एंड नेपोलियन को आपके पास क्या हुआ था, तो नेपोलियन को सर यहाँ से लीव जो है वो करना पड़ गया था, नेपोलियन को अपना बोरिया बिस्तर लेना पड़ा। एंड बोरिया बिस्तर लेने के बाद में आपके नेपोलियन को यहाँ से जाना पड़ गया। जब नेपोलियन यहाँ से चला गया तो उसके बाद क्या हो गया, नेपोलियन के एम्पायर का एंड हो जाता है। एंड हम सबको पता है कि उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद वक्त आता है 1815 का। एंड 1815 के बाद में आपके पास होती है वियना कांग्रेस। उसके बाद आपके पास होती है वियना कांग्रेस। क्लियर सभी को यहां तक? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। पहले आपके पास इटली था, इटली बटा हुआ था। इटली के ऊपर किसका राज चलता था आपके पास उस टाइम में, तो एंशियंट रोमन एम्पायर था। एंशियंट रोमन एम्पायर के बाद हम देखते हैं कि सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में नेपोलियन आता है। नेपोलियन ने एक्सपैंड करने की कोशिश करी। जब नेपोलियन ने एक्सपैंड करने की कोशिश करी तो उसने सबसे पहले इटली के कुछ पार्ट को अपने अंदर मिलाने की बात करी। इटली के पार्ट को उसने अपने अंदर मिला लिया। उसके बाद उस पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने क्या किया, तो वहां पे ट्रेड को प्रमोट किया। ट्रेड को प्रमोट करने के बाद वहां पे सेकंड चीज क्या करी, उसने सोशल रिफॉर्म्स लिए, नए नए लॉ कोड्स बनाए। एंड थर्ड चीज उसने क्या करी आपके पास यहाँ पे, से व्हाट वाज द थर्ड थिंग? ट्रेड रिफॉर्म्स लिए, सोशल रिफॉर्म्स लिए, नए नए लॉ कोड्स बनाए, और क्या था, व्हाट वाज द थर्ड थिंग? से, याद नहीं कर रहे साथ के साथ? से एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। यस, फ्यूडलिज्म को जो है आपके पास यहाँ पे खत्म कर दिया। और ये सब कुछ क्यों कर रहा है, टू मेक इटली स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फ्रांस, टू मेक इटली स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फ्रांस, टू मेक इटली द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द फ्रांस। यस, ज्योग्राफिकल रीजंस को बोलोगे तो बताना है तो क्या बताओगे आप, कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ एल्स माउंटेन है, इस वजह से एक क्लोज्ड क्या बन जाता है, एक क्लोज एरिया बन जाता है। अगर क्लोज एरिया आपके पास है तो वहां का कल्चर अलग होगा, वहां की लैंग्वेज अलग होगी, वहां की आइडेंटिटी अलग होगी। इस वजह से भी उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यूनिफाइड एक यूनिट की तरफ जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर यहां तक? यस। फिर क्या होता है, तो बैटल ऑफ वाटरलू होती है। बैटल ऑफ वाटरलू के थ्रू नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन जब हार जाता है तो उसको एग्जाइल में भेज देते हैं। जब एग्जाइल में भेज देते हैं उसका एरा खत्म होता है। उसके बाद पूरा का पूरा यूरोप के जितने भी आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रिया था, नीदरलैंड था, ब्रिटेन था, ठीक है, रशिया है, प्रूशिया है, ये सारे के सारे मिलकर के आपके पास ये जो पावर नेशंस थे उस टाइम के, पावर स्टेट्स थे, ये सब क्या करते हैं, बैठ करके वियना कांग्रेस करते हैं। याद है यहां तक? अब हम लोगों को आगे पढ़ना है कि सर वियना कांग्रेस के बाद में जो है आपके पास यहाँ पे क्या हुआ। यस, वियना कांग्रेस के बाद में अभी तक कहाँ, तो अभी तक हम कहाँ पे आए हैं, अभी तक हम कहाँ पे आए हैं? सर अभी तक हम लोग आए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में 1815 तक हम आ गए। और 1815 के अंदर क्या हुआ, तो 1815 के अंदर हमने देखा कि सर यहाँ पे आपके पास वियना कांग्रेस जो है वो हो जाती है। अब समझते हैं सर वियना कांग्रेस के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या हुआ। तो वियना कांग्रेस को देखो किस किसने अटेंड किया था। वियना कांग्रेस को हम लोग देखते हैं सर, सर रशिया के जितने भी पावर स्टेट्स हैं, रशिया ने इसको अटेंड किया था, प्रूशिया ने इसको अटेंड किया था, ऑस्ट्रिया ने जो है आपके पास इसको अटेंड किया था, फ्रांस ने हम लोग देखे तो इसको अटेंड किया था। एंड हम लोग देखते हैं तो ब्रिटेन को ने भी जो है उसके के पास अटेंड किया था। एंड इस पूरी की पूरी वियना कांग्रेस का अगर मैं ऑब्जेक्टिव देखूं, अगर मैं इसका ऑब्जेक्टिव देखूं, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, कि हमको करना है बैलेंस ऑफ पावर, हमको करना है बैलेंस ऑफ पावर। तो पूरी की पूरी वियना कांग्रेस का आपके पास यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्टिव, कि हमको बैलेंस ऑफ पावर जो है वो करना है। एंड बैलेंस ऑफ पावर के चलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर के चलते हैं ये वियना कांग्रेस वालों ने आपके पास यहाँ पे क्या किया, कि हम लोग करेंगे रीस्टोर। क्या करेंगे? रीस्टोर। तो जब यहाँ पे वियना कांग्रेस में जब रीस्टोर किया गया था, टेरिटरीज को रीस्टोर किया गया था, तो उस टाइम में इन्होंने जो इटली आपके पास था, जो इटली आपके पास था, उस इटली को भी रीस्टोर करते करते कैसा कर दिया, प्री नेपोलियनिक एरा।
कि नेपोलियन से पहले जैसा इटली था वही इटली आपके पास यहाँ पे वापस है वो बन जाएगा। क्लियर? कैसा बन जाएगा? जैसा नेपोलियन से पहले जैसा था वैसा ही आपके पास अब पहले जो है आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम थी, और इन सबको एक आपके पास यहाँ पे क्या था, एक डर भी था। डर क्या था? कि हम लोग ना, सिंपल समझना, देखो डर क्या था। डर ये था कि देखो ये एंटायर आपके पास ये यूरोप है, ठीक है, रशिया वशिया वगैरह सब कुछ बड़ा करके, और यहां पर आपके पास लेट से अगर हम लोग मान ले कि सर इटली है, अब इधर आपके पास फ्रांस था, ये इधर ऑस्ट्रिया वगैरह ये सब वगैरह आपके पास है। अब देखो अगर आपने ये पूरा, पहले तो फ्रांस था ना, तो फ्रांस को अब यहां से आपने हटा दिया और इसको प्री नेपोलियनिक आपने कर दिया वापस, है ना, इस रीजन को प्री नेपोलिक आपने वापस कर दिया। देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये लोग फिर से क्या कर जाए, यूनिफाई कर जाए, है ना, ये आपस में एक हो जाए। और अगर ये आपस में एक हो गए तो ये वापस कैसे हो जाएंगे, एक पावरफुल स्टेट बन जाएगी। अब ये पावरफुल स्टेट क्यों बनेगी? क्योंकि देखो तीनों तरफ पानी है, ट्रेड बहुत सारा किया जा सकता है, दूसरे दूसरे देशों से बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। एंड अगर ये आपके पास स्ट्रांग बन गया तो हो सकता है ये लोग वापस क्या कर दें, अटैक कर दें आपके पास यहाँ पे, पूरा का पूरा यूरोप यूरोप की शांति को क्या करेंगे, भंग कर देंगे आपके पास ये। यस और नो? यस। सो अगर ये इटली को इंडिपेंडेंट किंग्स अगर वे फिर से एक हो गए, डर क्या है? डर ये है कि इटली के जितने भी इंडिपेंडेंट किंग्स हैं, यस, जिनको प्री नेपोलियनिक एरा के अकॉर्डिंगली आपने वापस बांट दिया, अगर ये इंडिपेंडेंट किंग्स आपके पास फिर से एक हो गए, अगर ये यूनाइट कर गए, तो फिर क्या होगा, यूरोप में एक वापस से एक नया पावरफुल स्टेट जो है वो खड़ा हो जाएगा। यस, यूरोप में एक नया पावरफुल स्टेट जो है वो खड़ा हो जाएगा। समझ आई यहां तक बात? समझ रहे हो ना? यूरो आपने इटली को प्री नेपोलियनिक एरा में बांट तो दिया वापस, कि जैसा था उसको रिस्टोर कर दिया, बट अब ये तो पता चल गया ना कि भाई ये एक जैसे लोग हैं। अगर ये फिर से एक हो गए, तो जो ये लोग वियना कांग्रेस के थ्रू चाहते थे कि हम अब किसी को भी इतना बड़ा नहीं बनने देना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये वापस एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आपके पास जो है वो एक बड़ा पावर जो है वो कल को आकर के बन सकता है। क्लियर? समझ आया? तो अब इसका सबसे बड़ा, अब इसका समाधान क्या है, इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है? वही जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, तोड़ो बांटो यार, राज करो। क्लियर? तो अब क्या करेगा, क्या करेंगे ये लोग कि इटली को अलग अलग लोगों को दे देंगे। एक पार्ट ऑस्ट्रिया को दे दिया, एक पार्ट फ्रांस को दे देंगे, एक पार्ट नीदरलैंड्स को दे देंगे। इस तरीके से क्या आप इनके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं ना, कंट्रोल जो है वो करके रखें। समझ आया? करेक्ट, ये चीज आपके पास करी जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही कि इटली को हमको बड़ा पावरफुल स्टेट जो है वो नहीं बनने देना है। इस वजह से ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होगी। चलिए तो समझते हैं कैसे जो है आपके पास यहाँ पे किया जाएगा। समझ आया? ओके सर, वियना कांग्रेस आपके पास हुआ। इस वियना कांग्रेस के थ्रू जो इटली आपके पास था, इस इटली को कैसा बना दिया, प्री नेपोलियनिक एरा वाला इसको बना दिया। बट यहां पर अभी भी क्या है, एक फियर है कि ये जो इंडिपेंडेंट किंग्स हैं, ये जो इंडिपेंडेंट किंग्स हैं, ये इंडिपेंडेंट किंग्स कहीं अगर यूनिफाई कर गए, अगर ये यूनिफाई कर गए, तो कल को ये कैसे बन जाएंगे, एक पावर स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे बन जाएंगे। और हमको जो है वो ये नहीं होने देना है, हमको जो है ये चीज नहीं होने देना है। ये जो है वियना कांग्रेस वाले जो है आपके पास यहाँ पे चाहते थे। क्लियर? वियना कांग्रेस वाले जो है वो ये चाहते थे। तो अब ऑब्वियसली ये लोग क्या करेंगे, तो इन्होंने डिसाइड किया, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द इटालियन किंगडम्स। ये लोग क्या करेंगे, इटालियन किंगडम्स को इंडिपेंडेंट रहने की जगह क्या कर लेंगे, इसको जो ये दूसरे पावर स्टेट्स बना रहे थे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? समझ आया? उसके अंदर ही आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर देंगे। अब देखो, मैं मैप्स के थ्रू सब कुछ याद करवाऊंगा आपको, तो हाई थे ना, पूरा ध्यान देना है यहाँ पे आपके पास क्या किस किस तरीके से चीजें हुई। तो मैं रफ मैप्स बना रहा हूँ एंड रफ मैप के थ्रू ये सब कुछ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। रेडी सब लोग? यस, रफ मैप बनाऊंगा एंड रफ मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट किस किस के पास में चला गया। रेडी? चलो देखते रहना। देखिए, अरे क्या हो गया, लेट मी टेक अ ब्लैंक स्क्रीन। तो लेट्स से ये इटली है आपके पास, सही, इतना बेकार इटली कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास ये इटली है। ठीक है, इस इटली में एक स्टेट आपके पास इधर है, एक स्टेट आपके पास यहाँ पे है, दो स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे है। इस स्टेट का जो नाम है ये तो आपके पास है विंसी, और ये जो आपके पास है ये आपके पास है लंबार्डी।
विंसी एंड लोम्बार्डी, विंसी एंड लोम्बार्डी, क्लियर, ध्यान आया। विंसी एंड लोम्बार्डी। अगर आपको यूरोप याद हो तो क्या है, इधर सर फ्रांस है और इस साइड में आपके पास क्या है, ऑस्ट्रिया है। तो विंसी एंड लोम्बार्डी को डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया में दे दिया गया, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। विंसी एंड लोम्बार्डी को डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया के अंदर यहां पे आपके पास दे दिया गया। एंड ऑस्ट्रिया में अगर आप देखते तो उस टाइम में हेम्सबर्ग एम्पायर चलता था। हेम्सबर्ग, अरे सर स्पेलिंग गलत हो गई। हेम्सबर्ग एम्पायर जो है आपके पास चलता है। तो इटली, सॉरी, विंसी एंड लंबार्डी, इन दोनों को डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हेम्सबर्ग एम्पायर के अंदर या डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया के अंदर जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया। क्लियर। यस, विंसी एंड लंबार्डी याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है सर, ये इटली है, ये यहाँ पर आपके पास कौन सा आ गया है, विंसी। ये कौन आ गया है, लंबार्डी, लंबार्डी। ये लंबार्डी, इन दोनों को किसको दे दिया, ऑस्ट्रिया को दे दिया। ऑस्ट्रिया में कौन सी एम्पायर चलती थी, हेम्सबर्ग, हेम्सबर्ग एम्पायर। तो हेम्सबर्ग एम्पायर के, हिब्सबर्ग, हाँ, हिब्सबर्ग एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में जो है आपके पास यहाँ पे दे दिया। क्लियर, क्लियर, सिंपल। फिर से प्लीज नाम याद रख लेना, इस साइड में आपके पास है विंसी, इस साइड में आपके पास है लोम्बार्डी। किसके कंट्रोल में दे दिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में जो है आपको दे दिया। कैसा कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। चलिए सेकंड देखो, आपके पास जो है वापस इटली को हम लोग समझते हैं। इटली में अब आपके पास यहाँ पे वापस तीन रीजन्स आते हैं, याद करना, इटली में यहाँ पर अब आपके पास वापस तीन रीजन्स आते हैं। एक रीजन आपके पास आता है जिसका नाम है परमा, परमा। एक रीजन है जिसका नाम है मॉडर्ना, परमा, मॉडर्ना एंड टस्कनी, परमा, मॉडर्ना एंड टस्कनी, परमा, मॉडर्ना एंड टस्कनी। इन तीनों को इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया में दिया गया, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। यस, परमा, मॉडर्ना एंड टस्कनी, इन तीनों को ही इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया में दे दिया गया, परमा, मॉडर्ना एंड टस्कनी। तो देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो दो रीजन तो आपके पास यहाँ पे ऊपर कौन कौन से हैं, विंसी एंड लोम्बार्डी। इन दोनों को तो किसको दे दिया, ये तो दे दिया डायरेक्ट कंट्रोल में, और ये तीनों कैसे दे दिए, ये दिए इनडायरेक्ट कंट्रोल में। और गए किसके पास में है, ऑस्ट्रिया के पास में। यस, गए किसके पास में है, ऑस्ट्रिया के पास में। यस, वेनिस एंड लोम्बार्डी, वेनिस एंड लोम्बार्डी, में विंसी विंसी पता नहीं क्या ही बोल रहा था, वेनिस एंड लोम्बार्डी, वेनिस एंड लोम्बार्डी। क्लियर, वेनिस, लोम्बार्डी, पोम्पा, मॉडर्ना, टस्कनी, वेनिस, लोम्बार्डी, पोम्पा, मॉडर्ना, टस्कनी, वेनिस, लोम्बार्डी, देन पोम्पा, मॉडर्ना एंड टस्कनी, वेनिस, लोम्बार्डी, पोम्पा, मॉडर्ना एंड टस्कनी, वेनिस, मॉडर्ना, पोम्पा, देन लोम्बार्डी। याद हो जाएगा, याद हो गए सारे, लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। वेनिस, लोम्बार्डी डायरेक्ट कंट्रोल में गए, परमा, मॉडर्ना एंड टस्कनी इनडायरेक्ट कंट्रोल में गए। और किसके कंट्रोल में है, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया में किंगडम कौन कौन सा था, से किंगडम कौन सा था, हेब्सबर्ग, हेब्सबर्ग। यस, सो वेनिस एंड लोम्बार्डी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, परमा, मॉडर्ना एंड, परमा, मॉडर्ना एंड टस्कनी, ये किस में गए, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया में। क्लियर। अब देखो समझना, आगे का समझते हैं। इटली का ना ये रीजन भी ना ऐसे याद होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज ना याद ही नहीं होते, लिखोगे क्या, अगर याद ही नहीं रहे तो फिर लिखोगे क्या अपने आंसर में। समझते हैं, देखो आगे क्या हुआ आपके पास यहाँ पे। सो परमा, मॉडर्ना एंड टस्कनी को भी बांट दिया। अभी देखो थर्ड,
समझता है। सो अगेन सर ये इटली है। अब इटली को अगर आप सही से देखोगे ना, तो ये इटली और इधर से वापस ऐसा भी पार्ट होता है उसका एक। ठीक है, इटली और इस तरीके से वापस आपके पास पार्ट होता है। तो ये जो पार्ट आपके पास है, इस पार्ट को बोला जाता है नेपल्स। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिसली। सिसिली। सिसिली स्पेलिंग। सिसिली। नेपल्स एंड सिसली। नेपल्स एंड सिसली। नेपल्स एंड सिसली को बर्बन डायनेस्टी के अंदर दे दिया। एंड बर्बन डायनेस्टी ऑब्वियसली कहां पे थी? फ्रांस में। तो इनको बर्बन डायनेस्टी को दे दिया फ्रांस को। नेपल्स एंड सिसली को बर्बन डायनेस्टी को दे दिया फ्रांस को। क्लियर? अब देखो, यहां पर एक स्टेट था। यहां पर एक छोटा सा आपके पास एक और स्टेट होता है जिसको बोलते हैं पेपल स्टेट। पेपल स्टेट। ये पेपल स्टेट जो है इसकी कैपिटल होती है रोम। और ये दे दिया गया आपके पास पोप को। ये आपके पास दे देते हैं अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पोप। अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पोप। अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पोप। अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पोप। यस। तो समझ रहे हो? अगर ये मेरे पास इस तरीके से इटली है ना, इस तरीके से मान लो इटली है, तो कितने कितने रीजन बन गए? सबसे पहले सर दो रीजन्स बनेंगे। दो रीजन्स के बाद में तीन रीजन्स बनेंगे। उसके बाद फिर से दो रीजन्स बनेंगे। उसके बाद एक छोटा सा रीजन अलग से बनेगा। ये कौन सा हो गया? वेनिस। ये कौन सा हो गया? लोम्बार्डी। ये कैसे गए दोनों ही? दोनों ही गए सर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। उसके बाद ये कौन सा हो गया सर? परमा। परमा के बाद मॉडर्ना। एंड मॉडर्ना के बाद टस्कनी। ये तीनों ही कैसे गए? ये तीनों ही गए सर ऑस्ट्रिया के अंदर में ही। बट कैसा? इनडायरेक्ट कंट्रोल में गए। दोनों ही कैसे गए? इनडायरेक्ट कंट्रोल में गए। ये रीजन कौन सा है? नेपल्स। एंड ये रीजन कौन सा है? सिसली। सिसिली। ये तीनों ही किस में गए? ये तीनों गए सर बर्बन डायनेस्टी में। बर्बन डायनेस्टी कहां पर है? फ्रांस में। और ये कौन सा बचा? ये बचा सर रोम। रोम कैपिटल वाला। यस, रोम कैपिटल वाला आपके पास पेपल स्टेट जिसको बोलते हैं। पेपल स्टेट किसके अंदर गया? पोप के कंट्रोल में। याद हो जाएगा। ये सारा का सारा याद चाहिए तभी हम यूनिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा याद चाहिए। ये पूरा का पूरा हमको याद चाहिए। ये पूरा का पूरा याद चाहिए। ये पूरा याद है तो फिर हम आगे पढ़ सकते हैं। ये पूरा याद है तो फिर हम आगे पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब अब अभी मैं यूनिफिकेशन बताऊंगा ना, तो वो यूनिफिकेशन में ऐसे नाम आएगा, पेपल स्टेट में ये हुआ, है ना, लंबार्डी में ये हुआ, वहां पे ऑस्ट्रिया के राजा थे वगैरह सब कुछ। फिर वो सब कुछ कैसे समझ आएगा आपको? सो ये सब कुछ याद होना चाहिए। याद है सारा? क्लियर? समझ गए? चलो गुड बात। देख लेते हैं अभी एक बार, याद हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी देख लेते हैं याद हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, देन ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया, और यहाँ पे एक छुटकू सा हो गया। ठीक है। सो इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया, और ये अगर एच हो गया, तो इनमें से आपके पास विच वन इज लोम्बार्डी? इनमें से लोम्बार्डी कौन सा है? लोम्बार्डी। लोम्बार्डी कौन सा है? ये देखो, प्रिंस का ए आ रहा है, लोम्बार्डी। बी। ये देखो यूपीएससी डूड का भी ए आ रहा है। यस, ये यूपीएससी डूड अगर कल से आप अपने सही नाम से अगर क्लास में नहीं आए, तो कल से फिर आप कहीं और डूडगिरी ही करें, है ना, यहाँ पे मैं क्लास में ज्वाइन नहीं होने दूंगा। इवन द क्वीन ऑल्सो। यस, अपने सही नाम से आए। क्लियर? लोम्बार्डी। गुड वन। वेर इज नेपल्स? नेपल स्टेट। नेपल्स। नेपल स्टेट। नेपल स्टेट कौन सा है? नेपल स्टेट। नेपल्स। एफ। है ना, एफ विल बी नेपल स्टेट। गुड वन। सिसली। सिसली कहाँ पे है? सिसली। वेर इज सिसली? सिसली। जी विल बी सिसली। गुड वन। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। परमा। परमा। परमा कहाँ पे है? परमा। परमा। यस, परमा इज सी। गुड वन। मॉडर्ना। मॉडर्ना कहाँ पे है?
गुड वन। रोम कहाँ पर है? रोम, रोम, वेर इज रोम? रोम, पेपल स्टेट्स रोम, पेपल स्टेट्स रोम। गुड वन। बर्बन डायनेस्टी कौन कौन से रीजन्स को दी गई? बर्बन डायनेस्टी को कौन कौन से रीजन्स दिए गए हैं? बर्बन डायनेस्टी को कौन कौन से रीजन्स दिए गए हैं? एफ एंड जी। गुड वन, गुड वन, गुड वन। कौन से रीजन्स हैं जो कि इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया में आएंगे? कौन कौन से रीजन्स हैं जो कि इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया में आएंगे? सी डी एन। पोप, पोप के कंट्रोल में किसको दिया गया? पोप के कंट्रोल में एच, एच। एच कौन सा स्टेट है? नाम बताओ जल्दी से। एच कौन सा स्टेट है? नाम बताइए जल्दी से। एच कौन सा स्टेट है? नाम बताइए जल्दी से। पेपल स्टेट है। गुड वन सर। चलिए, गुड वन। अब देखो समझते हैं। देखिए समझना आराम से। सो क्या हुआ सर? सर फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में नेपोलियन आया। यस। नेपोलियन के बाद में क्या हुआ? सर नेपोलियन के बाद में वियना कांग्रेस हुई। यस सर। फिर वियना कांग्रेस के बाद में क्या हुआ? सर वियना कांग्रेस के बाद में जो इटली आपके पास था, इस इटली को क्या किया गया? सर इटली को यहां पे मत बनाओ, है ना। इस वियना कांग्रेस के बाद में क्या हुआ? सर वियना कांग्रेस के बाद में ये जो इटली आपके पास थी, इस इटली को क्या किया गया? इस इटली को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्लीज ध्यान रखना, यूनिफाई नहीं किया गया है। इस इटली को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इस इटली को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? तो सर दो पावर्स तो यहां पर आपके पास होगी, वेनिस एंड लोम्बार्डी। उसके बाद आपके पास ये जो व्हाइट वाली है, ये किसके अंडर में चली गई? ये चली गई सही डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया में चली गई। उसके बाद सर आपके पास यहां पे बन जाएगी लाल कलर से परमा, मॉडर्ना एंड लेट से आपके पास यहां पे आ जाएगा परमा मॉडर्ना, थोड़ा सा ऊपर ही होता है ना ये, परमा मॉडर्ना एंड आपके पास इधर आ जाएगा टस्कनी। ये सब किसके चले गए? ये सब चले गए सर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया में आपके पास चले गए। उसके बाद अगर मैं देख लूं तो सर यहां पर आपके पास आ गया नेपल्स एंड इधर अगर हम लोग देख लें तो एक रीजन आपके पास आ जाता है विच इज कॉल्ड सिसली। ये दोनों किसके अंदर चले गए? ये दोनों चले गए सर फ्रांस के अंडर में। ठीक है, फ्रांस के अंडर में। और यहां पर आपके पास एक छोटा सा रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं पेपल स्टेट। पेपल स्टेट किसके अंदर चला गया? पेपल स्टेट चला गया डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पोप। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पोप, प्लीज ध्यान रखना, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ पोप जो है वो करेगा। यस सर। गुड वन सर। सर ये क्या हो रहा है सर? बेटा चार लोग बैठे हैं ना? अच्छा। सर चार लोगों ने मिल बैठेंगे चार यार? यस सर। तो चार लोग बैठ करके अब बातें कर रहे हैं। तो कहता है चार लोग बैठ के क्या कहेंगे? हाँ सर। तो वियना कांग्रेस हुई, वियना कांग्रेस के बाद में चार लोग बैठ के क्या कहेंगे सर? तो चार लोग क्या कहेंगे सर? चार लोग कहते हैं कि यार ये जो वियना कांग्रेस थी, इसमें बात तो करी गई थी कि भाई हम सब एक हो जाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे। वियना कांग्रेस के थ्रू हमने तो ऐसा सोचा था कि ये क्या करेंगे, हम सबको एक करेंगे। मगर हमारे साथ तो खेला हो गया है, हमारे साथ तो खेला हो गया है। हम सबको इन्होंने यूनिफाई करने की जगह हम सबको इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट किंगडम, इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने की जगह इन्होंने तो हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब इटली के लोगों को समझ में आएगा कि उड़ी बाबा हमारे साथ तो क्या हो गया, खेला हो गया है हमारे साथ। तो हमको बोला तो गया था कि हमको इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएंगे ये, पर इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने की जगह इन्होंने तो हमारे साथ क्या हुआ है, धोखा कर दिया। और हमको क्या किया? हमको कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर दिया? हमको कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। एंड अब इटली के लोगों के सामने आता है सबसे बड़ा चैलेंज। क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज। एंड वो चैलेंज आएगा कि अब हम फिर से यूनाइट होना चाहते हैं, बट हो कैसे? अब हमको होना है फिर से यूनाइट, बट होए कैसे? क्लियर? यस। अब हमको होना है यूनाइट, बट अब हम होए कैसे?
तो जब इटली के लोगों ने आपके पास ये चीजें सोचनी स्टार्ट करी, तो अब ऑब्वियसली मैंने कहा था ना कि सर नेपोलियन की वजह से, इट वाज नेपोलियन जिसकी वजह से इटली में आपके पास क्या आ जाएगा, नेशनलिज्म आ जाएगा एंड रिपब्लिकनिज्म आ जाएगा। तो नेपोलियन तो चला गया, उसके बाद वियना कांग्रेस हो गई, बट लोगों को अब क्या है, लोगों को अब चाहिए नेशनलिज्म, लोगों को चाहिए रिपब्लिकनिज्म। लोगों को क्या अब ये चीज बैठ करके सहन होगी कि अब हमको ऑस्ट्रिया वाले रूल करें, हम उनके कंट्रोल में रहे? ना 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 सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या इटली के जो, बिल्कुल ये यहाँ पे आप देखते हो ना, तो फ्रांस यहाँ पे है, और फ्रांस को इधर वाले रीजन नहीं दिए गए हैं, फ्रांस को इधर वाले रीजन दिए गए कंट्रोल में। क्या यहाँ पे बैठा इंसान चाहेगा कि उसको यहाँ का राजा जो है वो कंट्रोल करे? ना 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 सर, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। उसको चाहिए, क्या चाहिए उसको, चाहिए अब नेशनलिज्म, उसको चाहिए अब रिपब्लिकनिज्म। यस सर। तो अब क्या होगा सर, अब ये सब चाहते हैं कि हमको होना है यूनाइट, हमको फिर से एक यूनिट होना है। बट ये एक यूनिट हम बने कैसे, क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले तो हमको तोड़ा, और फिर तोड़ करके हमको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारा तो बंटवारा ही जो है इन्होंने आपके पास यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स आपके पास आएंगे, आपके पास राइटर्स आएंगे, एंड आपके पास थिंकर्स आएंगे। और ये इंटेलेक्चुअल्स, ये राइटर्स, ये थिंकर्स अब आपको यहां पे बताएंगे कि हाउ टू यूनिफाई इटली, हाउ टू यूनिफाई इटली। ये लोग अब आपको यहां पे बताएंगे कि इटली को जो है हम लोग यहाँ पे किस तरीके से यूनिफाई जो है वो कर सकते हैं। क्लियर? तो जब इनसे पूछा गया कि बताओ भाई कैसे, बताइए कैसे, कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमको अगर यूनिफाई होना है ना, तो हमको पहले यहां पे रहने वाले लोगों को एक जन यूनिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले हमको आपस में एक होना पड़ेगा। बोले हम आपस में एक कैसे हो, कैसे हो? तो बोले हमेशा आपके पास कोई भी चीज करना है तो उसके लिए आपके पास रीजन होना चाहिए। यस सर। तो क्या रीजन है, क्या रीजन आप दोगे कि लोग आपके साथ एक हो जाएं? तो बोले हम रीजन देंगे हमारे कल्चर का, हम रीजन देंगे हमारी हिस्ट्री का। बोले हिस्ट्री हम लोगों की एक है? बोले हाँ एक जैसी एक है। बोले कैसे? बोले देखो नेपोलियन आया था ना, हाँ। बोले तुम्हारे ऊपर राज किया? बोले हाँ। बोले हमारे ऊपर भी राज किया। जैसा, तो उन्होंने हिस्ट्री, उन्होंने कल्चर, उन्होंने लैंग्वेज, इन सब का सहारा लेकर के बोला कि हमको सबसे पहले लोगों को एक करना पड़ेगा। और जब एक बार लोग एक हो जाएंगे, तो उसके बाद ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस तो जो है वो क्या हो जाएगी, मिल ही जाएगी, और हम जो है वो एक जो है वो हो ही जाएंगे। क्लियर सभी को यहां तक? यस, समझ आया कि सर अब ये लोग क्या करेंगे, भाई अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को, इन सबको यूज करेंगे, और इन सबको यूज करके आपके पास यहाँ पे लोगों को एक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली अपनी सरकार से भी डिमांड करेंगे, भाई हमारी हिस्ट्री एक है, हमारे कल्चर एक जैसा है, तो हमको क्या करना है, हमको जो है वो एक होकर के रहना है, हमको आप डिस्ट्रीब्यूट जो है वो मत करिए। क्लियर? तो अब जो यूनिफिकेशन की तरफ हम जाएंगे ना, तो हिस्ट्री एंड कल्चर, इन दोनों का रोल आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि जितने भी थिंकर्स आएंगे, वो थिंकर क्या करेंगे, वो हिस्ट्री को यूज करेंगे, वो कल्चर को यूज करेंगे। क्लियर यहां तक? यस। ये चीजें आपके पास चलती है। तो समझते हैं कि सर हिस्ट्री और कल्चर को आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो यूज किया गया, समझते हैं। देखो, तो जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी नेशनलिस्ट आपके पास यहाँ पे थे, नेशनलिस्ट, उन्होंने इटली को यूनिफाई करने के लिए, इटली को यूनिफाई करने के लिए दो मेथड्स का यूज किया। टू मेथड्स, दो मेथड्स का जो आपके पास यहाँ पे यूज करते हैं। पहला मेथड होता है जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी मेथड। पहला मेथड इज revolutionary method, and the second method is diplomatic method। ठीक है? इटली को यूनिफाई करने के लिए दो मेथड का यूज किया जाएगा, एक तो रिवोल्यूशनरी मेथड का यूज किया जाएगा, और एक आपके पास यहाँ पे डिप्लोमेटिक मेथड का जो है वो यूज किया जाता है। एंड इस पूरे यूनिफिकेशन के अंदर आपके पास तीन मेन फेसेस आते हैं, तीन चेहरे यहां पर आपके पास उभर करके जो है वो आएंगे, थ्री फेसेस विल बी। ठीक है, थ्री फेसेस विल बी देयर। सबसे पहला कौन होगा? सबसे पहला आपके पास होगा मजीनी। यस, सबसे पहले आपके पास होते हैं मजीनी। मजीनी के बाद में एक आपके पास होते हैं जिसको बोलते हैं गरीबाल्दी। मजीनी, गरीबाल्दी, एंड थर्ड आपके पास आता है काउंट कैवा। मजीनी, गरीबाल्डी एंड काउंट कैवा, ये तीन नाम याद रखना है। पूरे यूनिफिकेशन में ये तीनों नाम बहुत ज्यादा काम आपके पास आएंगे।
मजीनी, गरिबाल्डी एंड काउंट कैवा, तीन नाम याद हो जाएंगे। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि सर दो मेथड्स का यूज किया गया है, रिवोल्यूशनरी मेथड का यूज किया गया है और डिप्लोमेटिक मेथड का यूज किया गया है। इसमें तीन फेसेस आपके पास यहाँ पे आएंगे, तीन चेहरे उभर करके आएंगे, एक तो होगा मजीनी, एक होगा गरिबाल्डी, एक होगा काउंट कैवा। मजीनी, गरिबाल्डी एंड काउंट कैवा, याद हो गए? मजीनी, गरिबाल्डी एंड काउंट कैवा। मजीनी, गरिबाल्डी एंड काउंट कैवा, लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में, मजीनी, गरिबाल्डी एंड काउंट कैवा। अब समझना, ये जो मजीनी एंड गरिबाल्डी हैं, मजीनी एंड गरिबाल्डी हैं, ये दोनों तो लेंगे रिवोल्यूशनरी मेथड, ये दोनों तो जाएंगे रिवोल्यूशनरी मेथड की तरफ। एंड जो काउंट कैवर है, इनका रोल होता है डिप्लोमेटिक मेथड, ये डिप्लोमेटिक मेथड को यूज करता है। मजीनी एंड गरिबाल्डी दोनों ही रिवोल्यूशनरी मेथड के लिए जाएंगे, एंड डिप्लोमेटिक मेथड कौन यूज करेगा? काउंट कैवा। एंड क्या डिप्लोमेट है भाई साहब, जबरदस्त रोल यूज किया इन्होंने। मतलब जो चाले ये चलेंगे ना, आज भी जरूरत है इन चालों की। यस, नाम याद हो गए, मजीनी, गरिबाल्डी एंड काउंट कैवा। यस, दो तरीके से होगा, एक रिवोल्यूशनरी मेथड, एक डिप्लोमेटिक मेथड। रिवोल्यूशनरी के लिए कौन कौन जाएंगे? मजीनी एंड गरिबाल्डी। डिप्लोमेटिक वे में कौन जाएंगे? काउंट कैवा। याद हो गया? क्लियर? काउंट कैवा। यस, समझते हैं। अब देखो ये लोग किस किस तरीके से करेंगे, किस किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर रिवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ गजनी एंड गरिबाल्दी। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड रिवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ मजीनी एंड गरिबाल्दी। रिवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ गजनी एंड गरिबाल्दी। अब देखो, समझते हैं आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई हैं। तो देखो सबसे पहले 1830 का टाइम होता है, सॉरी 1830 का नहीं। तो देखो, मैं आपको पहले कहानी समझाता हूँ चीज क्या है। रिवोल्यूशनरी मेथड का क्या मतलब है? रिवोल्यूशनरी मेथड का मतलब है कि भाई लोगों के अंदर आग जगाओ, है ना, लोगों के अंदर आग जगाओ। अब लोगों में आग कैसे जगाओगे आप? से सोसाइटीज बना करके, सीक्रेट सोसाइटीज बनाओगे। तो ऐसे ना सोसाइटीज बनाया करेंगे। फिर जब सोसाइटी बनाने लगेंगे तो सरकार को पता चल जाएगा कि भाई ये लोग सोसाइटी बना रहे हैं, तो फिर ये लोग सीक्रेट सोसाइटीज बनाएंगे। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगेगी। उसके बाद पैम्पलेट्स बंटने लगेगी, न्यूज़पेपर्स आपके पास आने लगेंगे, उन सब में ये सारी चीजें जो है वो आपके पास यहाँ पे बताई जाती है कि भाई हमारे साथ तो जो है वो क्या हो रहा है, गलत जो है आपके पास यहाँ पे हो रहा है। फिर सरकार इनको पकड़ लेती है, सरकार इनको पकड़ करके बाहर जो है वो कर लेती है। अब जब सरकार इनको बाहर कर देगी तो उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक वे के थ्रू करना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक वे के अंदर कौन आएंगे? तो काउंट केवर जो आएंगे। बट क्या काउंट केवर बिना रिवोल्यूशनरी मेथड के कर सकते हैं? अगर जब जब इंसान को पता ही नहीं है, ठीक है, आज अगर आपको यूपीएससी पता ही नहीं है, तो मैं आपको चाहे कितना ही अच्छा रास्ता बता दूं, क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं ना, पहले आग आपके अंदर तो होनी चाहिए ना कि सर मुझे यूपीएससी करना है, तब मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि हाँ भाई अब यूपीएससी कैसे किया जा सकता है। तो ये जो रिवोल्यूशनरी मेथड्स आपके पास हैं, ये जो मजीनी और गरीबाल्दी ने क्या किया, लोगों के अंदर पहली वो आग जगाई, यस, कि हमको एक होना है। और देन काउंट केवर आपके पास आएंगे और वो इस आग को क्या करेंगे, बेसिकली यूज करेंगे। क्लियर, समझ आई चीज? यस। अब देखते हैं ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती कहते हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द रिवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ मजीनी एंड गरीबाल्दी। तो 1800 से लेकर के आपके पास 1831 तक इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह जो है आपके पास यहाँ पे बनाए जाते हैं। एंड सीक्रेट सोसाइटीज का इनका जो ऑब्जेक्टिव है क्या होगा, सिंपल आपके पास यहाँ पे, कि जो फॉरेन रूल आपके पास यहाँ पे चल रहा है, इस फॉरेन रूल को हमको ओवरथ्रो कर देना है। यस, इनको हमको ओवरथ्रो जो है आपके पास कर देना है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि फॉरेन रूल को हमको यहाँ पे क्या कर देना है, ओवर रूल जो है आपके पास यहाँ पे करना है। एंड इटली के अंदर हमको लाना है पॉलिटिकल चेंज। क्लियर? फॉरेन रूल को ओवरथ्रो करना है एंड इटली के अंदर हमको फॉरेन चेंज जो है वो लेकर के, सॉरी पॉलिटिकल चेंजेस जो हमको लेकर के आना है। इनको बोला जाता, जो सीक्रेट सोसाइटीज आपके पास यहाँ पे बनाई बोली जाती थी, इनको बोला जाता था कार्बोनारी। कार्बोनारी, इनको बोला जाता था कार्बोनरी। जो सीक्रेट सोसाइटीज आपके पास यहाँ पे बनाई जाती थी, इनको बोला जाता था कार्बोनरी। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर होगा क्या, पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगे, पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगे। गाइस प्लीज गिव मी अ सेकंड ना, ये लैपटॉप बंद होने वाला है, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
चलिए। समझ आया क्या चल रहा है आपके पास यहाँ पे? रिवोल्यूशनरीज हैं, रिवोल्यूशनरीज क्या कर रहे हैं? सीक्रेट सोसाइटी। गाइस प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, कैमरा क्यों बंद हो गया है ना? तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अगर आपके पास यहाँ पे कर रहे हैं, क्या करेंगे? राइटिंग्स वगैरह करेंगे, सीक्रेट सोसाइटीज बनाएंगे। उन सीक्रेट सोसाइटीज के अंदर आपके पास क्या होगा? तो पॉलिटिकल डिस्कशंस वगैरह जो है वो आपके पास होने लगते हैं। एंड मेनली आप यहाँ पे क्या करते हो, तो ये लोग प्रोवोक करते हैं लोगों को। जब प्रोवोक करोगे तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी होती है। 1820 में हुई, 1831 में हुई, 1848 के अंदर भी आप यहाँ पे देखते हो तो बहुत सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई। जब ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आपके पास यहाँ पे होने लगी, इनको लिख लेना ना, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ, अदरवाइज आप भूल जाओगे। चलो मैं पहले कहानी समझा देता हूँ आपको क्या क्या हुआ। तो क्या होता है? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, ये लोग आपके पास लिखते हैं, राइटिंग्स होती है, पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह लेकर के आते हैं। और इन सबके थ्रू इन्होंने लोगों को भड़काया कि भाई हमारे साथ जो वो गलत हो रहा है। देखो हम लोगों को एक करना चाहिए था, हमको इंडिपेंडेंट किंगडम देना चाहिए था, बट इन्होंने तो हमको बांट दिया है। अब ये फॉरेन वाले वो लोग हमारे ऊपर यहाँ पे राज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं एंड लोगों को भड़काया गया। लोग भी फिर चाहते हैं कि भाई हमको जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो होना है, हमको जो है हमारी इंडिपेंडेंस जो है आपके पास यहाँ पे चाहिए। तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आपके पास यहाँ पे होने लगी। 1820 में आपके पास यहाँ पे जो है वो रिवोल्यूशन हुआ, 1831 में हुआ, 1848 में भी आपके पास यहाँ पे हुआ। एंड गवर्नमेंट बहुत हैविली आती है। गवर्नमेंट बहुत हैविली आती है, क्योंकि जब आपके अंडर में बाहर का कोई स्टेट आपके अंडर में कंट्रोल में होता है ना, तो फिर आप वहां पे ग्रोथ नहीं देखते हो। लोगों को क्या चाहिए आप वो नहीं देखते हो, आपको चाहिए होता है कि कैसे भी करके ये जमीन मेरी हो जानी चाहिए। सिंपल। ठीक है, तो बहुत हैविली गवर्नमेंट आती है। एंड पूरा का पूरा जो अपसर्ज था, पूरी की पूरा जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, उसको जो है वो सप्रेस आपके पास यहाँ पे जो वो कर दिया जाता है। तो अभी तक तो क्या था आपके पास यहाँ पे? सीक्रेट सोसाइटीज ही आपके पास यहाँ पे बन रही थी। और उसके बाद जब भी गवर्नमेंट बहुत हैविली आती है, तो फिर मजीनी आपके पास यहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी भी बनाता है। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी। एंड अब जब गवर्नमेंट यहाँ पे हैविली सप्रेस करने आती है, तो जब आपके पास मजीनी, अब आपके पास यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाएंगे, उसका नाम होता है यंग इटली। यंग इटली, यंग इटली हमने मॉडर्न इंडिया में के अंदर पढ़ा था कि यंग इटली से ही इंस्पायर हुए थे कौन? वीर सावरकर साहब। है ना, वीर सावरकर उनसे इंस्पायर होते हैं। और वो इंडिया के अंदर क्या बनाते हैं? यंग इंडिया। क्लियर, याद है? इसी से इंस्पायर होकर के यंग इंडिया जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बनाया जाता है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो चीज, हाँ, यंग इटली से इंस्पायर होकर के वो लोग यहाँ पे, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा है। तो अब लिंकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस, लिंकअप हो रहा है। गुड वन। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो होते हो होती है, अब समझ रहे हैं देखो क्या हुआ। सो मजीनी एंड गरीबाल्दी ने क्या किया? इन्होंने लोगों को प्रोवोक किया। दे प्रोवोक्ड पीपल। एंड जब प्रोवोक पीपल, लोगों को प्रोवोक किया, तो क्या हो गया आपके पास? रिवोल्यूशन हुआ। 3 बार रिवोल्यूशन आपके पास होता है। 1820 में हुआ, 1831 में होता है, एंड 1848 के अंदर होता है आपके पास। गवर्नमेंट आपके पास इनको क्या करती है? गवर्नमेंट इनको हैविली सप्रेस कर देती है। हैविली जो है वो सप्रेस कर देती है। एंड उसके बाद आपके पास मजीनी आपके पास यहाँ पे आते हैं। एंड मजीनी अब आपके पास यहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाते हैं। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाता है। और इसी रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का नाम आपके पास होता है यंग इटली। यंग इटली कब बनती है? ये होता है 1831 के अंदर, जो 1831 के अंदर आपके पास यहाँ पे जो बनती है। अब देखो, मजीनी जो आपके पास है, प्लीज ध्यान रखना यहाँ पे ना, वापस एक पॉइंट है। ठीक है, मजीनी का यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखना, ये आगे जाकर के वापस समझने में काम आएगा आपके। मजीनी जो है, यंग इटली के थ्रू, इस रिवॉल्यूशन के थ्रू, इन सब के थ्रू इटली को, इटली को, प्लीज ध्यान रखना, ही वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म इटली इनटू अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। अब ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, आगे जब अभी हम लोग देखेंगे ना कि किस तरीके से डिप्लोमेसी के थ्रू इटली को यूनिफाई किया गया, वहां पे टसल के अंदर यही होगा, वहां पे एक टसल आएगी वापस। है ना, एक जगह इन लोगों के अंदर आपस में ही लड़ाइयां हो जाएगी। और वो आपस में लड़ाइयां जब देखोगे तो उसमें ये रीजन काम में आएगा। तो ये ध्यान रखना कि मजीनी, ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, ये लोग क्या चाहते थे कि हम लोगों को चाहिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट बनाना है। हमको जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट जो है आपके पास यहाँ पे बनाना है। क्लियर? हमको को इटली को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट के अंदर जो है वो बनाना है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर गवर्नमेंट भी बैठी बैठी देख रही है। तो गवर्नमेंट देखा कि हम देखेंगे तो कब तक, है ना, ये लिखा ही जाएगा क्या ऐसे? ना भैया, ऐसे नहीं लिखने देंगे हम, क्या करेंगे? बैन कर देंगे। तो इन्होंने मजीनी की राइटिंग्स को, मजीनी की जो भी सोशल एक्टिविटीज थी, इन सबको आपके पास यहाँ पे जो है वो बैन कर दिया गया। इन सभी को आपके पास यहाँ पे बैन कर दिया गया। और इस तरीके से 1831 का जो अपराइजिंग आपके पास होती है, वो कैसी हो जाती है? वो आपके पास फेल हो जाती है।
और इसके फेलियर के बाद मजीनी को उठाया और बोल दिया भैया एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से सीधे जो है वो चले जाओ। तो मजीनी को डिपोर्ट कर दिया गया फ्रांस से। ही वॉज डिपोर्टेड टू फ्रांस। इटली से इनको सीधा क्या कर दिया गया, फ्रांस को जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। यस। यस सर। बट वो लेखक कहते हैं ना कि भैया हमारे कलम में जो है वो बड़ी धार है, तुम हमको यहां से भेज दोगे तो क्या हो गया, अभी तक मैं यहां पे लिख रहा था, मैं वहां जाके लिखूंगा और फिर मैं पत्र व्यवहार करूंगा। यस। रुकने वाला कहाँ था वो। तो उसने क्या किया, वो यहां से इटली से उनको फ्रांस भेज दिया। फ्रांस भेजने के बाद उन्होंने वहां पे बोला "हम चालू रखेंगे हम हमारा"। तो वो वहां जाकर के जो है वो लिखता रहा और लिख लिख करके जो है वो भेजता रहा, और लोगों के अंदर क्या है कि आग जो जल चुकी है उस आग को बुझने जो है हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे। क्लियर यहां तक। यस, समझ आया कि सर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है, सीक्रेट सोसाइटीज बनी, सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू लोगों को प्रोवोक किया गया, लोगों को प्रोवोक करके बार बार रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कराई गई। 1820 में हुआ, 1830 में हुआ, सॉरी 1831 में भी हुआ एंड 1848 में भी होता है। जब 1831 में और 1820 में गवर्नमेंट हैविली आती है, मजीनी रिवोल्यूशनरी सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम होता है यंग इटली। एंड व्हाट वाज हिज एजेंडा, हिज एजेंडा वाज टू ट्रांसफॉर्म इटली इनटू अ डिप्लोमेट, कौन सा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट। He wanted to transform Italy into a democratic republican state, प्लीज ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट, उसमें जो है वो ट्रांसफॉर्म करना आपके पास यहाँ पे चाहते थे। गवर्नमेंट को पता चला कि भैया ये बहुत ज्यादा कर रहा है, बार बार इसकी कलम जो है वो चलती जा रही है, एक काम करो इसको उठाओ और यहाँ से भेज दो यहाँ पे। तो उन्होंने इटली से उनको डिपोर्ट कर दिया, कहाँ पे, फ्रांस में, कि भैया तुम जो है वो फ्रांस में चले जाओ। उनको फ्रांस में भेज दिया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमको तो कागज कागज कलम और दवात दे दो, हम तो यहाँ से पत्र व्यवहार कर देंगे। तो उन्होंने वहां पे बैठ करके अपना लिखना जो है चालू रखा और वहां से जो वो भेज दिया। क्लियर। यस, ये चीजें आपके पास होती है, आगे समझते हैं, अब देखो आगे कैसे होगा। यस। सो अब देखो, वक्त चला आपके पास, 1831 के अंदर क्या हुआ। तो 1831 के अंदर सर मजनी मजीनी गॉट डिपोर्टेड टू फ्रांस, गॉट डिपोर्टेड टू फ्रांस। ठीक है। अब देखो ये यहां से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अपनी चालू रखेंगे, ये लिखना विखना, लोगों को भड़काना, लोगों को अपने साथ लेना वगैरह चालू रखेंगे। अब वक्त का पहिया आगे चलता है एंड 1848 के लगभग का आपके पास टाइम आता है। एंड 1848 के अंदर मजीनी जो है ही गॉट सक्सीडेड, इनको एक सक्सेस मिलती है और ये क्या करते हैं, रोम को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये रोम को जो है आपके पास यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। रोम को इन्होंने कैप्चर कर तो लिया मगर ये यहाँ पे राजवाज जो है वो कुछ भी जो है वो कर नहीं पाए कुछ ज्यादा दिन। क्यों सर, क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन बैठा था। सर नेपोलियन कहाँ से बैठा था सर, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, वो नेपोलियन 1 था। अब हम बात कर रहे हैं नेपोलियन 3 की। तो यहाँ पर नेपोलियन 3 बैठा होता है और नेपोलियन 3 आकर के इस कैप्चर्ड रोम के ऊपर क्या कर देता है, वो इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। यस, नेपोलियन 3 आता है और वो रोम को अपने कैप्चर के अपने कंट्रोल के अंदर जो है वो ले लेता है। और यहां से फिर बोलते हैं बेटा तुम ना, तुम्हारी कलम ना कुछ ज्यादा ही चला रहे हो। हाँ, बोले पहले तुम इटली में अपनी कलम चलाया करते थे, यहां से हम तुमको फ्रांस लेकर के आए, अब तुम यहां से अपनी कलमें चला रहे हो, एक काम करो तुम ना यहाँ से सीधे निकल जाओ अमेरिका। कहाँ पे, अमेरिका। तो इनको यहां से फिर से भेज दिया गया अमेरिका। बोलो कोई बात नहीं, अपने दिक्कत ही नहीं है, तुम हमको कहीं पे भी भेजो, हम तो एक सोसाइटी बनाएंगे और उनको सबको बोलेंगे कागज कलम दवात ला, लिख दूं खत तेरे नाम पे। यस। तो फिर से कागज कलम दवात वहां पे लेते, बोले वहां से लिखना चालू रखेंगे अपने। बोले लिखना बंद नहीं करेंगे। लिखना बंद नहीं करेंगे, बोले पहले वहां लिखते थे, यहाँ लिखते थे, अब यहाँ से लिखना जो है चालू रखेंगे अपना। बोलते वहां कागज कलम दवात दे देना, वहां से लिखना जो है चालू कर देंगे। यस। यस सर, तो ये चीज है, तो इनको अब अमेरिका भेज दिया जाता है, बोले तुम ना यहाँ से सीधा पहली जो है वो अमेरिका लिख दो। बट बेचारा वो कहता है ना, लिखते लिखते भी आप कहाँ लिखते हैं। बोले दद्दा तुम्हारी उम्र का भी तगाजा देखो, लिखते लिखते ही मर जाओगे, तो लिखते लिखते चल भी बसे वहीं पे। तो अमेरिका में जो है वो आपके 1872 के रेस्पेक्ट में मजीनी की जो है वहीं पे आपके पास डेथ भी हो जाती है। यस, इसको नोट्स में लिख देना, है ना, इसको नोट्स में लिख देना कि 1872 के रेस्पेक्ट में अमेरिका में जो है वहां पर आपके पास डेथ भी हो जाती है। अब मजीनी का रोल बहुत है ना, मजीनी से का अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया में भी देखते हैं, तो इंडिया में देखो वीर सावरकर, इनसे इंस्पायर्ड थे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने देख रखा है। तो मजीनी ने आपके पास क्या बनाई थी, मजीनी ने आपके पास यहाँ पे बनाई थी यंग इटली। यस, है ना, यस सर। तो सॉरी, वीर सावरकर इनसे इंस्पायर्ड थे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आते हैं गांधी जी। गांधी जी भी जो है वो इनसे इंस्पायर्ड होता है। एंड गांधी जी जैसे आपके पास उन्होंने यंग इटली बनाई थी, उसी की तर्ज के ऊपर गांधी जी यहाँ पर आपके पास यहाँ पे यंग इंडिया बताते हैं। यंग इंडिया, गांधी जी क्या करते हैं, यंग इंडिया बनाता है। और ये भी क्या है, ये भी आपके पास एक नेशनलिस्ट जर्नल होता है ये, जिसके थ्रू गांधी जी ने भी क्या किया था, 1919 के अंदर खूब धूम मचाई थी इन्होंने भी।
क्लियर, खूब धूम जो है आपके पास यहाँ पे इन्होंने बनाई थी। तो ये पूरा आपके पास यहाँ पे मजनी का रोल जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास रोल ऑफ गरिबाल्दी। किसे गरिबाल्दी ने आपके पास क्या किया? ये गरिबाल्दी भी मतलब कई बार ना पेरेंट्स भी ना नाम सच में क्या पता सोच के रख देता है। गरिबाल्दी, इंडिया में कोई गरिबाल्दी बोल नहीं, मेरे मेरे मुंह से कब से गरीब आदमी निकल रहा है, गरीब आदमी। बड़ा मुश्किल से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ गरिबाल्दी, गरिबाल्दी। कई बार ना पढ़ाते पढ़ाते टंग ट्विस्टिंग हो जाती है मेरी भी। यस, गरिबाल्दी, गरिबाल्दी क्या हुआ? थोड़े कम लिखते तो कोर्स कम हो जाता, बिल्कुल करिश्मा, सही बात है। मुझे भी यही लगा था, है ना। हाँ, संध्या गरीब आदमी। गरीब आदमी नहीं हो, गरीबाल्डी है, गरीबाल्डी, BALDI, गरीबाल्डी। क्या हो गया? आयुष बदुनी कह रहे हैं सर, गरीबाल्डी बोलिए उसे थोड़ा इजी। गैरीबाल्डी? अरे मैं तो गैरीबाल्डी क्या, मैं तो ऐसे गैरी भाई वगैरह बहुत सारे नाम, जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, ऑफलाइन में तो कई कुछ भी नाम से बुला दो आपको चलता है। नोट्स वगैरह लिखते हैं उनके, होता ही है आराम से। ऑनलाइन में कहीं तुम भटक ना जाओ, फिर क्या आंसर लिखते टाइम भी तुम यही लिख दोगे सर गरीब आदमी। ये नहीं करना है, पता चला वो UPSC वाला बोले ये गरीब आदमी, ये कौन आ गया था वहां पे, थिंकर, तो ये नया कौन आ गया। वो भी किताबें खोलने लग जाए, भाई कहाँ है ये किसी नोट्स में लिखा, ये कौन है सुनील लखावत, किसने पढ़ाया भाई। सो गैरीबाल्डी, ध्यान रखना, गैरीबाल्डी, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, गैरीबाल्डी। सो मैंने तो पूरा हिंदी में लिखा है एकदम। कोई बात नहीं। हिंदी वालों के साथ एक अलग दिक्कत होती है ना, है ना। वो गिरी में ई, ये गी इधर से लगेगा या इधर से लगेगा, गिरी है कि गिरी है ना, गिरी है कि गिरी है, समझ में नहीं आता। गहरी है कि गहरी है, ये भी समझ नहीं आता। तो हिंदी वालों का अलग दुख होता है। चले कोई बात नहीं, तो गरीबाल्दी के, गरीब आदमी के, गरीबाल्दी, गरीबाल्डी, गरीबाल्डी, है ना, ऐसा गीली बाल्टी, गैरी बाल्डी, रूल ऑफ गैरीबाल्डी, इनको समझता है। तो सबसे पहला पॉइंट, ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम मजनी। बस सर, तो ये भी क्या कहेंगे, ये भी एक ही गाना गाएंगे, कागज कलम तबादला, लिख दूं खत तेरे नाम पे। यस सर। तो ये भी यही करेंगे, हाँ ये भी यही करेंगे। जैसा, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मजीनी ने जो यंग इटली मूवमेंट चलाया था उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। सो ही ज्वाइंड दी यंग इटली मूवमेंट ऑफ मजीनी। इसको जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। इनको भी जो है वो जब ज्यादा ही कुछ करने लगे ना, ज्यादा ही लिखने लगे, तो गवर्नमेंट एक ही चीज करती है बेटा, तुम तुम्हारा कागज बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से जो है एग्जाइल कर जाओ, चले जाओ। तो इनको भी एग्जाइल जो है आपके पास यहाँ पे कर दिया था 1848 के टाइम में। 1848 के टाइम में इनको भी जो है वो भेज दिया गया, बेटा तुम जो है यहाँ से चले जाओ आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो इनको भी जो है आपके पास यहाँ पे एग्जाइल में जो है वो भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है आप यहाँ पे कर जाते हो। बट इनको भी चैन कहाँ पड़ा था, इनको जहां पे भेजे वहां से बोला अब हम कुछ नया सीख के आएंगे। तो जहां से इन्होंने भी क्या किया था, गोरिल्ला वॉरफेयर सीख लिया। इन्होंने क्या किया, गोरिल्ला वॉरफेयर सीख लिया। अब प्लीज ध्यान रखना, मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई है, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, याद रखना। गरिबाल्डी ने क्या सीखा है? गोरिल्ला वॉरफेयर, समझना। और मजीनी क्या चाहता था? ही वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म इटली इंटू अ डिप्लो, किसमें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट। ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना, आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो वहां पे ये दोनों याद होने चाहिए कि ये क्या चाहता था और वो क्या चाहता है। करेक्ट? यस। चलो, तो देखो इन लोगों से ना इतना ही हुआ, रिवोल्यूशनरी वालों से इतना ही हुआ, वो कागज कलम दवात ला लिख दो खत तेरे नाम पे लिखते गए। लोगों को जो है वो दिल को अच्छा लगने वाले, दिल को छू जाने वाले खत मिले, तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत आग भड़काऊ चीजें आपके पास यहाँ पे कर ली। गवर्नमेंट आई, उन्होंने सप्रेस किया, बोला कौन लिख रहा है भैया। बोले एक गरीब आदमी है कोई सर, बोले उस, अरे गरीब आदमी नहीं है, गरीब आल्डी है वो। बोले उस गरीब आल्डी को बाहर भेजो यहाँ से। ठीक है, फिर बोला कौन लिख रहा है, बोले मजीनी है सर। बोले इसको भी मजनू, मजनू है ना, बोले एक मजनू है एक गरीब आदमी है। बोले इन दोनों को बाहर भेजो यहाँ से, क्या ही कर रही है। तो वो वहां पे बैठे, बोले कोई बात नहीं, हम हमारा कागज कलम दवात दे दो, हम हमारे जो वो लिखते जाएंगे ये चीजें। बोले ठीक है लिखते रहो। क्लियर यहां तक? अब यहाँ पे बैठे बैठे जो है वो काउंट कैवर देख रहे हैं, बोले तुमसे ना हो पाएगा। क्या कह रहे हैं? बोले तुम्हारे कागज कलम कलम दवात से नहीं हो पाएगा, है ना, तुम्हारे कागज कलम दवात से नहीं हो पाएगा, हमका ही कुछ करना पड़ेगा। तो अब जो है आपके पास यहाँ पे रूल आता है काउंट कैवर का, एंड वो जाता है डिप्लोमेटिक वे से।
किससे जाएंगे? डिप्लोमेटिक वे से। अब समझते हैं इन्होंने जो है वो आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया, कैसे जो है वो इटली को यूनिफाई करने की कोशिश जो है वो करते हैं, तो समझना। सो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास हो जाएगी रोल ऑफ काउंट केवर। एंड काउंट केवर क्या ले रहे हैं? डिप्लोमेटिक वे करेंगे आपके पास, रोल ऑफ काउंट केवर। एंड इनका तरीका कैसा है? डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक वे जो है आपके पास यहाँ पे करें। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखो यहाँ पे दो लोगों का रोल होगा मेन। एक तो होगा काउंट केवर। काउंट केवर कौन है? काउंट केवर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सर प्राइम मिनिस्टर साहब, यस ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर किसके होंगे? किसी का तो किंगडम होगा, किसी का तो आपके पास यहाँ पे किंगडम होगा। तो आपके पास होता है विक्टर, राजा आपके पास होता है विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड, क्लियर? तो ये इटालियन किंगडम आपके पास अंडर में होता है विक्टर इमैनुअल सेकंड में, ठीक है। एंड वहां पर जो है आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, ये बेसिकली पिडामोंट सर्दिनिया वाला रीजन याद है? पिडामोंट सर्दिनिया, वहां के राजा होते हैं ये। प्लीज ध्यान रखना, ये कहाँ के राजा है? पिडामोंट सर्दिनिया रीजन। पिडामोंट सर्दिनिया याद है या नहीं याद है? ये अगर इटली है तो यहाँ पे पिडामोंट रीजन होता है, और यहाँ पर आपके पास होता है सर्दिनिया। दिस इज पिडामोंट, और ये होता है सर्दिनिया, ठीक है। पिडामोंट एंड सर्दिनिया यहाँ के राजा होते हैं, ये यहाँ के राजा होते हैं। तो विक्टर इमैनुअल जो है आपके पास, ये कौन है? ये तो राजा है, और इनके प्राइम मिनिस्टर आपके पास होता है काउंट केवर, और ये भाई साहब चलाएगा अपना दिमाग। क्लियर? ये आपके पास यहाँ पे चलाते हैं दिमाग। तो इन्होंने भी ना एक न्यूज़पेपर निकाला था सबसे पहले। सर इन्होंने भी कागज कस कलम दवातला लिख दूं मैं खत तेरे नाम पे? यस, इन्होंने भी ये चीजें की। तो ये भी एक न्यूज़पेपर लिखते हैं, उस न्यूज़पेपर का नाम होता है रिसॉर्जिमेंटो सेकंड। रिसॉर्जिमेंटो सेकंड। ये प्लीज ध्यान रखना, रिसॉर्जिमेंटो ध्यान रखना, कई बार रिसॉर्जिमेंटो से भी क्वेश्चन आ जाता है। रिसॉर्जिमेंटो से भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना इस वर्ड को। क्लियर? तो ये नाम याद हो जाएंगे। पहला नाम क्या है आपके पास? चैट बॉक्स में लिखो सारी, चैट में लिखे सारी, चैट में लिखे सारी। एक तो है काउंट केवर। काउंट केवर क्या है? ये तो प्राइम मिनिस्टर है। राजा का नाम क्या है? विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड, लिखिए जल्दी से। विक्टर इमैनुअल सेकंड कहाँ के राजा हैं? पिडमोंट एंड सर्दिनिया रीजन के। पिडमोंट एंड सर्दिनिया रीजन के। पिडमोंट एंड सर्दिनिया रीजन के। पिडमोंट एंड सर्दिनिया रीजन के, लिखिए जल्दी से। काउंट केवर विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है। पिडमोंट एंड सर्दिनिया रीजन के होते हैं। इन रीजन को इंडिपेंडेंट रखा गया था, बाकी तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया और फ्रांस में बांट लिया था इन्होंने। तो जब भी यहाँ के राजा है ना, इनको बोलते हैं यहाँ पे तो दूसरे लोग राज कर रहे हैं, इनको तोड़ो और अपने अंदर मिलाओ। काउंट केवल इमैनुअल को ये समझाएंगे कि ये जो इटली जिसको बांट कर, जो इटली का जो ये इतना पूरा का पूरा रीजन है जिसको बांट रखा है ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अंदर, क्यों ना हम इसको तोड़ करके अपने अंदर ले लें। यस, काउंट केवल ये दिमाग चलाएंगे। काउंट केवल ये दिमाग चलाएंगे कि भाई गरिबाल्दी और मजीनी ने रिवोल्यूशनरी आग तो जलाई दी है, लोग भड़के हुए हैं ही हैं, लोगों को एक लीडर चाहिए, हम बन जाते हैं। यस, हम बन जाते हैं। तो अब ये पूरी आग किस तरीके से चलती है, ये सब कुछ किस तरीके से होता है, इसको जो हम लोग समझते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना, काउंट केवर का क्या एजेंडा था? काउंट केवर ने इमैनुअल को बोला, काउंट केवर इमैनुअल को बोलते हैं कि पूरा का पूरा इटालियन किंगडम, पूरा का पूरा इटालियन जो किंगडम है, इसको क्यों ना हम पेडामंट सर्दिनिया रीजन के अंदर मिला लें। सर्दिनिया रीजन के अंदर मिला लें, कि हमको इन सबको मिला करके ये पूरे को एक यूनिट की तरह बना देना चाहिए। ये पूरे को हमको क्या देना चाहिए? एक यूनिट की तरह जो है वो बना देना चाहिए। तो इमैनुअल कहता है भाई करेंगे कैसे ये सब? बोले प्लान तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा, क्या शानदार प्लान लेकर के आए हो। बोले बट ये सब करेंगे कैसे? ये सब करेंगे कैसे? बोला दो तरीके से। बोले क्या? बोले सबसे पहले तो ये जो मजीनी और गरीबाल्दी जो करके गए ना, इसको और भड़काओ, इसको और भड़काओ। मतलब हमको इंटरनल डेवलपमेंट्स करने पड़ेंगे, लोगों को भड़काओ। देखना बहुत शानदार दिमाग चलाएगा, देखना। एक तो इंटरनल डेवलपमेंट, मतलब हमको इनको जो है वो क्या करना है? भड़काना है और डेवलपमेंट करना है, एंड स्किलफुल डिप्लोमेसी करनी है। अब ये दो चीजें, इंटरनल डेवलपमेंट एंड स्किलफुल डिप्लोमेसी, इन दोनों चीजों को कैसे करना है समझना। इंटरनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? पहले तो इधर के लोगों को भड़काओ कि तुम्हारे देखो तुम्हारे ऊपर तो दूसरे लोग राज कर रहे हैं,
इसलिए तुम्हारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो बोले ठीक है, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे खुद के राजा राज कर रहे हैं, तुम्हारे क्या डेवलपमेंट हो गया? बोले सर्दिनिया वाला रीजन जाके देखा है एक बार। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले क्या भयंकर डेवलपमेंट हो रखा है वहां पे। तो राजा को समझाया कि हमको सर्दिनिया के रीजन को बहुत भयंकर तरीके से डेवलप कर देना है। ठीक है, जैसे हमारी मोदी गवर्नमेंट है, अहमदाबाद मॉडल, गुजरात मॉडल दिखाया गया था कि नहीं? नहीं, नहीं दिखाया गया था। दिखाया गया था ना, तभी तो सरकार बाद में आपके पास बनी। यस, यही चीजें। जब प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले गुजरात के जब सीएम थे, तो सबको जब उस टाइम में क्या था, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल के ऊपर इंडिया का विकास किया जाएगा। वही चीज वहां पे भी दिखाई गई कि सर्दिनिया का देखा किस तरीके से शानदार आपके पास यहाँ पे बना दिया। बोले तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे अंडर में आ जाओ, तुम्हारे यहाँ पे भी ऐसा कैसा विकास करके देंगे। क्लियर? तो इन्होंने सबसे पहले इंटरनल डेवलपमेंट किया, सर्दिनिया को बहुत अच्छे से, सर्दिनिया की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बहुत शानदार तरीके से डेवलप कर लिया। एंड डेवलप करने के बाद यहां से लोगों को भड़काया। एंड ये आपके पास क्या है, स्किलफुल डिप्लोमेसी, कि जो बाहर के जो दोस्त दूसरे स्टेट्स हैं, इनको हमको कैसे यूज करना है कि वो हमको फेवर करें। क्योंकि ऑब्वियसली अब मान लो वो वेनिस को, ठीक है, इनको अगर वो भड़काएंगे यहाँ पे, अगर वो जो है इसके अगर जाएंगे तो लड़ाई तो होगी, ऑस्ट्रिया आएगा वहां से, ऑस्ट्रिया अपनी आर्मी को भेजेगा। तो हमारे सपोर्ट में दूसरे किंगडम तो होने चाहिए, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली। तो वो फॉरेन पॉलिसी भी इनको यूज करनी है। कितना शानदार दिमाग चला है। क्लियर? अब इस पूरी चीज को ये यहाँ पे कैसे करते हैं, इसको हमको समझना है। क्लियर? समझ आया? कौन आ रहा है? काउंट केवर आते हैं, वो इमैनुअल के पास जाते हैं, बोलते हैं आंख भड़की हुई है, लोहा गर्म है, हमको क्या कर देना चाहिए, इसको यूज कर लेना चाहिए। एंड पूरी इटली को, ये जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉरी इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है, ये जितने भी ऑस्ट्रिया है, फ्रांस के कंट्रोल में जो स्टेट्स हैं, इनको हमको लेकर के अपने एक यूनिट के अंदर बांध लेना चाहिए। तो बोले करेंगे कैसे? ये बोले दो तरीका है। सबसे पहले एक इंटरनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोगों को दिखाएंगे, लोगों को उसके लिए बोलेंगे, भड़काएंगे कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा ऐसा कैसा डेवलपमेंट करेंगे। बट उसके बाद लड़ाई भिड़ाई हो सकती है, इसलिए हमको फॉरेन पॉलिसी को भी अच्छा बनाना है, स्किलफुल डिप्लोमेसी को यूज करना है। किसको यूज करना है? स्किलफुल डिप्लोमेसी को हमको यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? अब देखते हैं इसको ये पूरा किस तरीके से करते हैं। यस सर। तो इन्होंने दो मेथड यूज किए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला मेथड सर इन्होंने किया, एक तो इंटरनल डेवलपमेंट, और दूसरा मेथड क्या है? स्किलफुल डिप्लोमेसी। अब देखो इंटरनल डेवलपमेंट आपके पास इन्होंने कैसे कैसे किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सर्दिनिया की इकोनॉमी को मॉडर्नाइज कर दिया। सो ही मॉडर्नाइज्ड सर्दिनिया इकोनॉमी। सर्दिनिया की इकोनॉमी को इन्होंने पूरा का पूरा मॉडर्नाइज आपके पास यहाँ पे कर दिया। सर्दिनिया के अंदर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, मैसिव इंफ्रा डेवलपमेंट आपके पास यहाँ पे किया गया। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो लोगों को क्या चाहिए, हमका चाहिए हक अपना। यस सर। तो यहां पर इनको फुल सिविल राइट्स दे दिए गए, फुल सिविल राइट्स टू पीपल। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज थी? प्रेस थी। यस सर। प्रेस को सप्रेस किया जाता था। यस सर। तो उन्होंने दे दिया प्रेस को फ्रीडम, बोले आजाद हो तुम, लिखो हमारे बारे में कि हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कराया। यस। अब प्रेस तो जो देखती है वो लिखती है सर, प्रेस ने लिखा बढ़िया से, उसको यूज किया उन्होंने, लोगों को दिखाया कि भैया सर्दिनिया के मॉडल के ऊपर ही आपका क्या किया जाएगा, आपका भी विकास जो है वो किया जाएगा। क्लियर सभी को यहां तक? यस। क्लियर? चलो सर। तो ये सारी चीजें तो कर ली। अब उसके बाद यहां से केवर बैठे हैं और यहां से इमैनुअल बैठे हैं, और ये दोनों मिल करके फिर से एक मीटिंग करते हैं। और मीटिंग करते हैं, बोलते हैं भैया डेवलपमेंट तो हमने कर लिया, बट क्या तुम पता है हमारे सामने अभी भी एक मेजर चैलेंज है। क्या है? हमारे सामने अभी भी एक मेजर चैलेंज है। बोले क्या मेजर चैलेंज है? बोले जब तक हम लोग ग्रेट पावर्स को अपने साथ नहीं ले लेते हैं, जब तक हमको इन ग्रेट पावर्स का सपोर्ट नहीं मिल जाता। ग्रेट पावर्स कौन सी है? रशिया हो गया, प्रूशिया हो गया, फ्रांस आपके पास हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे। तो जब तक हमारे पास ये ग्रेट पावर्स का साथ नहीं मिलता, तब तक हम इटली को यूनाइट नहीं कर सकते हैं। तब तक हम इटली को यूनाइट जो है वो नहीं कर सकते हैं। मतलब हमको इटली को अगर यूनाइट बना करना है, तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो ग्रेट पावर्स है इनका जो है हमको सपोर्ट जो है वो लेना पड़ेगा। यस।
तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, इसके लिए अब ये लोग यूज करेंगे डिप्लोमेटिक मेथड्स। इसके लिए ये लोग यूज करते हैं डिप्लोमेटिक मेथड्स। अब देखो कैसे कैसे जो वो करेंगे, और इस तरीके से पूरे के पूरे इटली के रीजन को सर्दिनिया और पिडामंड के अंदर आपके पास मिला लेते हैं। अब कैसे मिलाते हैं इसको समझते हैं। क्लियर? समझना देखो, अब प्लीज समझना। टाइम स्केल चलेगा पूरा का पूरा, तो आपका 100% फोकस यहीं पे चाहिए। रेडी सब लोग? एक टाइम स्केल चलेगा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे, और कैसे कैसे जैसे हमने बांटा था ना कि वेल्स इधर चला गया, लोम्बार्ड इधर चला गया, उन सबको वापस लेकर के आया जाएगा। ठीक है? 100% फोकस आपका यहीं पे चाहिए। रेडी सब लोग? टाइप रेडी? लिखिए जल्दी से, रेडी? लिखिए जल्दी से। रेडी? गुड वन। समझते हैं। तो अब देखो क्या चाहिए, इन लोगों को समझ में आ गई, कैवर एंड इमैनुअल को समझ में आ गया कि अगर हमको यूनाइट करना है इटली को, तो हमको हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए? ग्रेट पावर्स की जो वो हेल्प चाहिए। बट अब आपको लगता है क्या कि इतना आसान है क्या? यस? इतना आसान है क्या आपके पास यहाँ पे? इतना आसान है क्या ये? इतना आसान तो नहीं है। ग्रेट पावर क्यों हेल्प करेंगे भाई? ग्रेट पावर ने तो खुद ने वियना कांग्रेस कर करके बांटा है, ताकि ये लोग जो है वो इकट्ठे ना हो सके और बड़ी एक पावर ना बन सके। ग्रेट पावर क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे वो तो बोला हमें एक अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए। अब वो अच्छा मौका कहाँ से आता? तो बैठे हैं राजा साहब और कैवर साहब, बैठते हैं, बोले इंतजार करते हैं। तो इस टाइम में 1853 1866 का 56 का आपके पास यहाँ पे टाइम आता है, और क्रीमियन वॉर हो जाता है। और जब क्रीमियन वॉर होता है, तो कैवर को एक गाना सुनाई देता है। कौन सा? मौका, 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 मौका। तो कैवर को अब गाना सुनाई देता है, बोले भाई साहब मौका है। बोले कैसे में, कैसे मौका, कैसे मिला, कैसे मौका? बोले क्रीमियन वॉर हो रहा है सर। बोले कैसे? बोले एक तरफ तो आपके पास रशिया है, एक तरफ आपके पास ऑटोमन एम्पायर आ गया, फ्रांस आ गया और ब्रिटेन आ गया। एक तरफ रशिया, एक तरफ ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस और ब्रिटेन। बोले एक की साइड ले लो, वो भी अपनी साइड आएंगे कि नहीं आएंगे? एक की साइड ले लो, वो भी अपने साइड यहाँ पे आपके आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे? यस? एक की साइड ले लो, सब आपकी साइड आएंगे। अब बताओ किसकी साइड ली होगी? किसकी साइड ली होगी? किसकी साइड ली होगी? एक तरफ रशिया है, एक तरफ ऑटोमन एम्पायर, एक तरफ, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर प्लस ब्रिटेन और प्लस आपके पास फ्रांस है। यस यस, रशिया की। तो कैवर ने क्या किया? कैवर ने रशिया का साथ दिया, और रशिया के साथ जाकर के डिप्लोमेटिक अग्रीमेंट किया। उनके साथ जाके एक अग्रीमेंट करते हैं कि इस क्रीमियन वॉर में हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है? बदले में आप इन लोगों को पीट दो, और जब आप इनको पीट दो, जब आप इनको पेल दो, तो उसके बाद लोम्बार्डी और विंसी हमको दे देना। समझ आया? सिंपल डील है कि क्रीमियन वॉर्स में हम आपका साथ देते हैं, आप इन लोगों को पेल दो, और इनको पेलने के बाद क्या करना है आपको? यस, विंसी एंड लोम्बार्डी, वेनिस एंड लोम्बार्डी, इन दोनों को जो है हमको दे देना है। वेनिस एंड लोम्बार्डी, इन दोनों को जो है वो हमको दे देना है। क्लियर? यस? चलिए सर, तो समझ लेते हैं कि कैसे हुआ, नोट्स वाइज। तो सर 1853 56 का टाइम होता है, और इस टाइम में आपके पास हो जाता है क्रीमियन वॉर्स। और इन क्रीमियन वॉर्स में एक तरफ तो आपके पास होता है रशिया, और एक तरफ आपके पास होता है ऑटोमन एम्पायर प्लस फ्रांस प्लस ब्रिटेन। यस? ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। एंड इस क्रीमियन वॉर के टाइम में कैवर को एक गाना सुनाई देता सर। कौन सा गाना? मौका, 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 मौका। यस सर। तो ये जाते हैं और ये रशिया के साथ में क्या कर लेंगे? एक अग्रीमेंट कर लेते हैं। रशिया के साथ में आपके पास ये जाते हैं और एक अग्रीमेंट जो है वो कर लेते हैं। क्या अग्रीमेंट करते हैं ये अग्रीमेंट करते हैं कि भाई हमको जो है पिडामोट और सर्दिनिया को, हमको जो है इससे कोई लेना देना जो है वो नहीं है। ठीक है? हमको इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी हम हमारी आर्मी को भेजेंगे, और हम जो है वो रशिया को जो है वो हेल्प करेंगे। यस? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस।
चलो, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। अब देखो, यहाँ आवाज आ रही है मेरी? यस, एम आई ऑडिबल? चलिए, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। अब देखो उसके बाद क्या होता है। अब कैवोर ने आपके पास यहाँ पे ना अग्रीमेंट तो जो वो कर लिया, बट इमैनुअल कहता है कि हम इस आग में क्यों पड़े, हम इस आग में क्यों पड़े। तो इससे पहले कि ये लोग चाहते इनकी हेल्प करते, इससे पहले ही रशिया जो है वो इस लड़ाई में जो है आपके पास यहाँ पे हार जाता है। एंड हारने के बाद आपके पास क्या होता है, तो रशिया लॉस्ट इट, एंड रशिया लॉस्ट करने के बाद में पेरिस के अंदर आपके पास यहाँ पे एक पीस अग्रीमेंट करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो क्रीमियन वॉर आपके पास हो रहा होता है। क्रीमियन वॉर, क्रीमियन वॉर में आपके पास है रशिया वर्सेस ऑटोमन एम्पायर। यार सही से लिखना, तो एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपके पास है रशिया वर्सेस ऑटोमन एम्पायर प्लस फ्रांस प्लस ब्रिटेन। इसमें रशिया लॉस्ट कर जाता है, रशिया जो है वो हार जाता है। अब देखो, काउंट केवर ने ये बात कर रखी थी कि सर हम लोग जो है वो रशिया को जो है वो सपोर्ट करेंगे, बट इमैनुअल कहता है कि भाई हम रशिया को सपोर्ट करें, हम इसमें पढ़े हम ना पढ़े क्या करें, बट उससे पहले इनकी डील जो है वो हो जाती है, कैवर और इनके जो है बीच की बात जो है वो हो जाती है। अब इमैनुअल सोच ही रहे होते हैं कि भाई हम आर्मी को भेजें, आर्मी को भेजें, आर्मी को भेजें, इससे पहले ही यहाँ पे रशिया जो है वो लॉस्ट कर जाता है। एंड जब रशिया यहाँ पे लॉस कर जाता है, तो यहाँ पर आपके पास एक पीस अग्रीमेंट के लिए एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है पेरिस में। कहाँ पे होगी एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है पेरिस में। अब इस पीस कॉन्फ्रेंस पेरिस में यहाँ के सबके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है आपके पास यहाँ पे जाने थे। तो सर्दीनिया से काउंट केवर जो है आपके पास एज एन रिप्रेजेंटेटिव इसको जो है वो ज्वाइन करता है, इस पीस कॉन्फ्रेंस को जो है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ज्वाइन जो है वो करता है। और ये यहाँ पे ज्वाइन करके कहते हैं कि सर ये जो आपके पास यहाँ पे हमारा जो इशू, जो नॉर्दर्न इटली का रीजन है, इस नॉर्दर्न इटली के रीजन के अंदर बार बार ऑस्ट्रियन आर्मी अनस्टेबल जो है वो करती रहती है। क्या करती है? बार बार ऑस्ट्रियन आर्मी की वजह से ही यहाँ पे जो है पूरा का पूरा एक अनस्टेबल रीजन जो है आपके पास यहाँ पे हमारे पास होता रहता है। तो यहाँ पे देखो, ब्रिटेन भी था एंड फ्रांस भी था। ब्रिटेन एंड फ्रांस अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में है, तो ऑब्वियसली दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो इन्होंने कैवर को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, कि बोला चलो ठीक है भैया हम जो है तुमको सपोर्ट करते हैं। तो कैवर को इन्होंने सपोर्ट कर दिया। जब कैवर को इन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो फ्रांस की तरफ से आपको पास क्या मिल गया, नेपोलियन थर्ड का सपोर्ट मिल गया कैवर को। यस, नेपोलियन थर्ड का सपोर्ट मिल गया। तो फ्रांस में आपके पास होते हैं नेपोलियन थर्ड, एंड नेपोलियन थर्ड ने डिसाइड किया कि भाई हम जो है वो सर्दिनिया को सपोर्ट करेंगे, हम जो है वो सर्दिनिया को सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। क्लियर? अब देखो, ऑब्वियसली अब नेपोलियन थर्ड भी ऐसे ही सपोर्ट क्यों करता, इनको भी कुछ तो करना पड़ेगा। तो कैवर ने बोला हुजूर अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो, तो हमारी एक राजकुमारी है, उनसे हम आपकी शादी कर देंगे। तो इनके बीच में, सर्दिनिया और नेपोलियन थर्ड के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए, मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुआ। नेपोलियन थर्ड की शादी सर्दिनिया की एक राजकुमारी से जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर दी गई। प्लस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो, ये फ्रांस है और ये यहाँ पर आपके पास इटली जो है वो होता है। तो फ्रांस और इटली के यहाँ पे ना दो सिटीज हैं, दो सिटीज हैं। एक का नाम है आपके पास नाइस, और एक का नाम आपके पास होता है सवॉय। तो नाइस एंड सवॉय एज एन गिफ्ट दे दिए गए, एज एन गिफ्ट दे दिए गए नेपोलियन को। क्लियर? नाइस एंड सवॉय एज एन गिफ्ट जो है आपके पास यहाँ पे जो वो दे दिए गए। क्लियर? किसके लिए? नॉर्दर्न इटली को सर्दिनिया के अंदर यूनिफाई करने के लिए, नॉर्दर्न इटली को सर्दिनिया के अंदर यूनिफाई करने के लिए, नॉर्दर्न इटली को सर्दिनिया के अगेंस्ट में यूनिफाई करने के लिए। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आ रही है चीज? क्या हुआ बेसिकली, समझो आपके पास कि मजीनी एंड गरिबाल्डी ने प्रोवोक किया लोगों को अपनी राइटिंग्स के थ्रू, उनको एग्जाइल कर दिया गया। फिर डिप्लोमेटिक वे के लिए कौन आता है? काउंट केवर आता है। काउंट केवर क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। किसके प्राइम मिनिस्टर है? किंग इमैनुअल के। किंग इमैनुअल कहां पर है? पिडामोंट सर्दिनिया रीजन में इंडिपेंडेंट किंग है। इनको क्या लगता है कि भाई ये जो पूरा का पूरा इटली है इसको हमको अपने अंदर मिला देना चाहिए। अब मिलाएं कैसे? कोई मौका चाहिए, मौका आपके पास है नहीं, तो मौके का वेट करते हैं। मौके का वेट कैसे में क्या मिलता है इनको? क्रीमियन वॉर हो जाता है। एक तरफ रशिया होता है, एक तरफ ऑटोमन एम्पायर फ्रांस एंड ब्रिटेन आपके पास होता है।
तो ये लोग यहाँ पे वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं कि भाई क्या करें। काउंट केवर सोचता है कि मैं रशिया के साथ जो है वो अग्रीमेंट कर लूं। इमानुअल कहता है नहीं नहीं नहीं, हम जो है यहाँ पे जाकर के इस लड़ाई में हम लोग क्यों ही बढ़े। ठीक है। तो आपके पास ये लोग सोच रहे होते हैं, इतनी देर में आपके पास क्या होता है कि भाई रशिया इस वॉर को हार जाता है। जब रशिया हार जाता है तो फिर आपके पास एक पीस अग्रीमेंट के लिए, एक पीस ट्रीटी के लिए एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस में कौन कौन आएंगे? यहाँ पे जितने भी ग्रेट पावर्स हैं वो सब आएंगे। और सर्दिनिया से आपके पास कौन जाते हैं? काउंट केवर जाते हैं। काउंट केवर वहां पे जाकर के बात रखते हैं कि सर हम बड़े परेशान हैं। नॉर्दर्न इटली के अंदर ऑस्ट्रिया की आर्मी बार बार आती रहती है, एंड फ्रांस और ब्रिटेन ऑस्ट्रियन आर्मी के अगेंस्ट होते हैं। तो वो कहते हैं चलो हम ठीक है आपको सपोर्ट करेंगे। अब आपको सपोर्ट करेंगे तो अदला बदला कुछ तो चाहिए ना। तो काउंट केवर कहते हैं ठीक है सर, अगर फ्रांस से नेपोलियन थर्ड अगर हमको सपोर्ट करते हैं तो हम भी जो है आपके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाएंगे। तो नेपोलियन थर्ड के साथ सर्दिनिया की राजकुमारी की शादी कर दी जाती है। एंड दो सिटीज नीस एंड सिवोर, ये दोनों आपके पास क्या कर दिए जाते हैं? एज एन गिफ्ट दे दिए जाते हैं नेपोलियन थर्ड को। क्लियर? एंड अब जो है आपके पास यहाँ पे इटली को यूनिफाई करने का प्रोसेस जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट जो है वो किया जाता है। जिसकी मैं सेकंड में इसको थोड़ा सा ऊपर। हम्म। तो अब यहाँ पे जो वो इटली का यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो आपके पास स्टार्ट होगा। एंड इन टोटल इटली को 3 बार में, तीन प्रोसेस, तीन लंबा टाइम आपके पास लगेगा। 3 फेजेस आएंगे, और 3 फेज में आपके पास पूरे के पूरे इटली को जो है वो यूनिफाई आपके पास यहाँ पे किया जाता है। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलने दे, थक गए तो नहीं? रेडी सब लोग? अरे रेडी? कितने लोग रेडी हैं? लिखिए जल्दी से रेडी। टाइप रेडी 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 रेडी। रेडी? चलो ब्रेक चाहिए, 2 मिनट का ब्रेक। ब्रेक चाहिए, चलो एक काम करते हैं। इट्स 11:54, हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, हम 12 बजे वापस स्टार्ट करते हैं। एंड यूनिफिकेशन को हम आज ही खत्म करके सोएंगे। तो फिर आज हमारी अल्फा मीटिंग नहीं हो पाएगी, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। ठीक है, बट हम यूनिफिकेशन को खत्म करेंगे। इट विल टेक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर मोर, बट दैट्स नॉट एन इश्यू, इट्स ओके। ठीक है, चलिए, सो इट्स अ 5 मिनट्स ब्रेक। उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं।
यस प्लीज। कैमरा ऑन करिए आपके। हम सर आई हैव टू गो टू द कॉलेज है भाई मेरे भी कॉलेज है, मेरी भी क्लासेस है। मैंने बहाने मत बनाओ। हम्म, पढ़े आगे। रेडी। चलो गुड वन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके यूनिफिकेशन को कि सर कैसे यूनिफाई किया गया। तो ये यूनिफिकेशन आपके पास तीन फेजेस में होता है। ठीक है, इट विल बी डन इन थ्री फेजेस। सबसे पहला समझते हैं फेज वन। फेज वन आपके पास चलता है 1858 से लेकर के 59 तक। 1858 से लेकर के 59 तक। अब देखो यहां पर आपके पास कौन कौन सी चीजें होंगी। तो ये आपके पास फ्रांस, सॉरी इटली है। इटली में दो रीजन आपके पास हैं, एक तो आपके पास है वेनिस और एक आपके पास है लोम्बार्डी। एंड पहला अटेम्प्ट आपके पास लिया जाएगा इन दोनों को मिलाने का। तो देखो सबसे पहले देखो क्या करते हैं। केवर ने क्या किया। केवर ने यहाँ के लोगों को जो है आपके पास यहाँ पे प्रोवोक करना शुरू किया कि भैया तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। किसके अगेंस्ट में। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को पता चला, बोले ऐसा हमरे लोगों को हमरे ही अगेंस्ट में भड़का रहे हो। यस। हमरे लोगों को हमरे ही अगेंस्ट में जो है वो भड़का रहे हो। Risk is almost will save space optimize storage। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं। सो क्या हुआ। कैवर ने क्या किया, कैवर ने ऑस्ट्रिया के लोगों को भड़काया, भैया तुम्हारे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है। तो ऑस्ट्रिया नहीं, सॉरी, वेनिस एंड लोम्बार्डी के लोगों को जो है वो भड़काया कि तुम्हारे साथ तो जो है बड़ा ही गलत हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को पता चलता है कि भैया तुम जो है वो हमारी अगेंस्ट में हमारी लोगों को भड़का रहे हो। तो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई एक काम करते हैं, लड़ाई भिड़ाई तो जो है वो आपके पास यहाँ पे होगी। क्लियर। तो कैवर ने क्या किया, वेनिस एंड लोम्बार्डी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए सबसे पहले यहाँ के लोगों को जो है वो भड़काया। एंड ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को आपके पास पता चलता है, तो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने सर्दिनिया के साथ अपना वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो एक तरफ तो आपके पास कौन हो गया, अरे यार इसके में सेकेंड। हाँ नहीं। तो एक तरफ तो आपके पास हो गया सर्दिनिया और एक तरफ आपके पास हो गया ऑस्ट्रिया। एक तरफ आपके पास हो गया सर्दिनिया और एक तरफ आपके पास हो गया ऑस्ट्रिया। क्लियर। जैसा। अब देखो उस टाइम में ना एक चीज बड़ी चलती थी सर, कौन सी, कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, ये सर। एंड सर्दिनिया का ऑलरेडी फ्रेंड कौन था। फ्रांस ऑलरेडी फ्रेंड था। एंड फ्रांस ऑलरेडी ऑस्ट्रिया का कैसा है, दुश्मन है सर। यस। तो फ्रांस ने सर्दिनिया को आपके पास यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट किया। एंड फ्रांस के सपोर्ट से ये लोग आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, सर्दिनिया आपके पास यहाँ पे जीत जाता है। और सर्दिनिया समहाउ समहाउ वेनिस एंड लोम्बार्डी दो थे आपके पास रीजन, एक तो था वेनिस और एक आपके पास था लोम्बार्डी। तो वेनिस एंड लोम्बार्डी में से लोम्बार्डी को जो है ये लोग अपने पास यहाँ पे जीत जाते हैं। क्लियर। तो लोम्बार्डी को सक्सेसफुली यहाँ पर आपके पास क्या कर लिया गया, सर्दिनिया के अंदर आपके पास यहाँ पे मर्ज जो वो कर लिया जाता है। क्लियर। यहाँ पे फेज वन में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, तो वेनिस एंड लोम्बार्डी में से लोम्बार्डी को जो है वो सर्दिनिया के अंदर मर्ज कर लिया जाता है। क्लियर। फेज वन क्या हुआ, लोम्बार्डी एंड वेनिस इन दोनों के लिए एक अटेम्प्ट किया गया। यहाँ के लोगों को ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भड़काया गया। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारे लोगों को भड़काया जा रहा है, कौन है ये, बोले सर्दिनिया के लोग हैं। बोले डिक्लेयर करो वॉर, अथवा प्रवीणा कर दिया उनके अगेंस्ट में। वॉर हुआ। फ्रांस आ गया, नेपोलियन थर्ड जो है आपके पास यहाँ पे सर्दिनिया के सपोर्ट में आ गया। एंड दोनों ने मिलकर के क्या किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। हरा दिया तो उसके बाद आपके पास क्या हुआ, लोम्बार्डी को जो है इन्होंने अपने हाथ में जो है वो कंट्रोल में ले लिया। क्लियर। सो लोम्बार्डी गॉट मर्ज इनटू सर्दिनिया। एक्चुअली होगा क्या, देखना यही है, सब कुछ सर्दिनिया के अंदर, पिडामन सर्दिनिया के अंदर आपके पास यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से लोम्बार्डी जो है आपके पास यहाँ पे मर्ज जो है वो हो जाता है। सेकेंड फेज आपके पास यहाँ पे उसके बाद स्टार्ट होता है, फेज नंबर टू। फेज टू आपके पास आता है 1860 में। अब देखो यहाँ पे तीन स्टेट के लिए आपके पास यहाँ पे जो है वो बातें होगी। तीन स्टेट कौन कौन से सर, एक तो परमा, एक मॉडर्ना और एक आपके पास टस्कनी। यस। अब देखो क्या होता है, इनका मर्जर कैसे किया जाता है, जैसा। तो पहली वाली स्टार्टिंग वाली कहानी सुनना। क्या हुआ सर, कि फेज वन हुआ। और फेज वन का आउटकम क्या था, फेज वन का आउटकम था कि सर
लोम्बार्डी के लोगों को सर्दिनिया के अंदर, आपके पास लोम्बार्डी को सर्दिनिया के अंदर मर्ज कर दिया गया। यस सर। क्यों? क्योंकि लोम्बार्डी एंड ऑस्ट्रिया के लोगों ने क्या किया था? उन्होंने कर दिया था सर रिवॉल्यूशन। किसके अगेंस्ट में? ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। यस सर। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ये जो तीनों नो स्टेट है ना, हाँ सर, वहां पे चार लोग बैठ गए। अरे सर, अब आगे की कहानी मैं समझाता हूँ क्या। चार लोग बैठेंगे तो क्या करेंगे? बातें करेंगे। हाँ, चार लोगों ने मिलकर क्या बातें करी कि देखो देखो, अगर वेनिस के लोग, अगर लोम्बार्डी के लोग, अगर ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर आपके पास उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, तो हम काहे नहीं बे? हम क्यों नहीं? जबकि वो तो डायरेक्ट कंट्रोल में थे, हम लोग तो इनडायरेक्ट कंट्रोल में हैं। तो हम काहे आवाज नहीं उठाते? बोले हमको भी आवाज उठानी चाहिए, हमको भी आपके पास यहाँ पे जो है वो आवाज उठानी चाहिए। इधर से ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को फिर से पता चल गया। बोले यार ये तो फिर से पंगा हो रहा है, यहाँ पे भी चार लोग बैठ करके बातें करने लग गए, हमारे अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन करने लग गए, हमारे अगेंस्ट में हमसे जो है वो दूर जाने की बात ने के मतलब हमारे अगेंस्ट में रिवॉल्व करने की जो है बातें कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया ने बोला हम जो है फिर से आर्मी भेजेंगे और इस रिवॉल्ट को भी क्या कर देंगे? सप्रेस जो है यहाँ पर आपके पास कर देंगे। पर इनको ये नहीं पता था कि दूर बैठा कैवोर भी जो है ये सब कुछ देख रहा है। बोले अच्छा, चार लोग बैठ के बात करने लग गए? बोले हाँ। ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट भेजने की बात कर रहा है? बोले हाँ। बोले ठीक है, अभी इनको पता नहीं है। बोले क्या? बोले रुको, मैं ना अभी एक तीसरी चीज करने वाला हूँ। बोले क्या करोगे आप? तो कैवोर जाते हैं सीधा ब्रिटेन के पास एंड फ्रांस के पास, और जाके बोलते हैं भैया भैया आपको पता है क्या हो रहा है? बोले क्या? बोले ये जो परमा है, मॉडर्ना है, टस्कनी है, यहाँ पे ना लोग ना चार लोग मिलकर के यही बातें कर रहे हैं, रिवोल्यूशन करने की बातें कर रहे हैं। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को पता चल गया है और ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आर्मी भेजने वाली है। और देखो देखो हमारे रीजन को जो है वो फिर से डिस्टेबलाइज कर दिया जाएगा। हम क्या करें, हम क्या करें, हम बड़े ही परेशान हैं। यस सर। तो इधर से फ्रांस को बड़ा ही बुरा लगा। तो फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने समहाउ ऑस्ट्रिया को कन्विंस कर लिया। किस बात के लिए कन्विंस कर लिया? कि भैया तुम आर्मी वार्मी जो है वो मत भेजो। क्या करो? तुम जो है वो आर्मी वार्मी जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे मत भेजो। तो बोले आर्मी नहीं भेजे तो करे क्या? हमारे लोग जो है यहाँ पे रिवोल्ट कर रहे हैं, हमारे लोग जो है रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो बोले ठीक है ना, तो जो जनता चाहती है वो तुम उसको दे दो। बोले मतलब एक काम करो, आप यहाँ पर करवाइए प्लेबिसाइड। क्या करवाइए? आप यहाँ पे करवाइए प्लेबिसाइड। अरे सर, यस, प्लेबिसाइड। आप यहाँ पे कराइए प्लेबिसाइड एंड जनता को ये डिसाइड करने दो कि तुमको कहाँ रहना है। क्या करना है? जनता को जो है तुम यहाँ पे डिसाइड करने दो कि तुमको जो है वो कहाँ रहना है। तो जनता के सामने दो ऑप्शन रखे गए हैं कि बताओ तुमको कहाँ रहना है, ऑस्ट्रिया के अंदर या फिर सर्दिनिया के अंदर। मतलब जनता को पूछा गया। तो एक तरफ ऑस्ट्रिया वाले खड़े हैं, एक तरफ सर्दिनिया वाले खड़े हैं, नेपोलियन भी उनके साथ खड़ा है। नेपोलियन ने पहले ऑस्ट्रिया वाले को जाकर के बोला अरे रुक जा, करते हैं ना, सब सेटलमेंट करवाता हूं मैं, लोगों से पूछवाऊंगा मैं, लोग कहेंगे हमको कहाँ रहना है। तो ऑस्ट्रिया वाले को भी लगा हाँ ऐसा 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 करेंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे। उसको ये नहीं पता पीछे खेला हो गया है। अब लोगों से पूछोगे तो लोग तो रिवोल्ट करे भाई, वो तो यही कहेंगे सर्दियां जाना है, लोग तो यही कहेंगे सर्दियां जाना है। तो ऑस्ट्रिया के साथ ऐसे खेला हो गया। बोला प्लेबिसाइड कराएंगे, ऑस्ट्रिया ने बोला हाँ हाँ प्लेबिसाइड कराओ। प्लेबिसाइड कराया, लोगों से पूछा कि भैया तुमको कहाँ रहना है, ऑस्ट्रिया रहना है सर्दिनिया रहना है? बोले सर्दिनिया। बोले तुम सर्दिनिया चले गए? यस, आ जाओ। तो इस तरीके से सर्दिनिया के अंदर ही आपके पास ये सारे रीजन भी आपके पास यहाँ पे सर्दिनिया के अंदर जो है वो मिला लिए जाते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। बट प्लीज ध्यान रखना कैसे मिलाए गए? विद द हेल्प ऑफ प्लेबिसाइड। क्लियर? वोटिंग हुई एंड वोटिंग के अंदर लोगों ने चुन लिया कि हमको जो है वो सर्दिनिया के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे जाना है। तो इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो परमा आपके पास हो गया सर, लाल पेन नहीं, रेड व्हाइट लगता है। सो इस तरीके से परमा आपके पास, मॉडर्ना, टस्कनी एंड काफी पार्ट पेपल स्टेट का भी, पूरा नहीं बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पेपल स्टेट, ये भी आपके पास यहाँ पे सर्दिनिया के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया गया है। ये भी आपके पास सर्दिनिया के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया गया है। अब कौन बचे? अब कौन कौन बचे? देखो, लंबार्डी गया ऊपर से, तो बचा कौन आपके पास? वेनिस। फिर परमा, मॉडर्ना, टस्कनी आपके पास यहाँ पे चले गए। बट पूरा नहीं गया टस से ना, ये रोम पेपल स्टेट पूरा नहीं, पेपल स्टेट का भी थोड़ा पार्ट बच गया। बचा कौन यहाँ पे? एक रोम आपके पास बच गया। और नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इधर आपके पास नेपल स्टेट बच गए एंड इधर सिसली बच गया। ये सारे के सारे अब आपके पास यहाँ पे बच गए। अब देखो समझना,
यहां पे अब फिर से एक प्रॉब्लम है। नेपल्स एंड सिसिली को, ये दोनों आपके पास आते थे बर्बन डायनेस्टी के अंदर, और यहां पे ना ऑलरेडी रिवॉल्ट चल ही रहा था इनके अगेंस्ट में। ठीक है, इनके अगेंस्ट में आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी रिवॉल्ट आपके पास यहाँ पे चल ही रहा था। बट कैवोर के साथ में एक प्रॉब्लम थी। सर क्या प्रॉब्लम थी? कैवोर जो है वो फ्रांस, कैवोर को सपोर्ट करता था। फ्रांस के अंदर कौन था? नेपोलियन थर्ड। एंड नेपोलियन थर्ड का मतलब सर बर्बन डायनेस्टी। तो अब कैवोर क्या इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है क्या? नहीं सर, कैवोर इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठा सकता। कैवोर नेपल्स और सिसिली के ऊपर डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है वो क्या है? फ्रांस जो है आपके पास यहाँ पे इनका दोस्त है। फ्रांस जो है आपके पास इनका दोस्त है। क्लियर? फ्रांस आपके पास इनका दोस्त है। प्रॉब्लम समझ रहे हो ना क्या है? प्रॉब्लम ये, अरे कैमरा क्यों बंद हो गए, चले गए क्या लोग? यस, प्रॉब्लम समझ रहे हो? नेपल्स एंड सिसिली के अंदर बर्बन डायनेस्टी है। ऑलरेडी लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, बट आप उन लोगों का साथ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि नेपोलियन आपका दोस्त है, नेपोलियन आपका फ्रेंड है। नेपोलियन का सपोर्ट गया, उधर से ऑस्ट्रिया आएगा, अपने रीजन छोड़ो, तुमको भी वापस ले जाएगा। क्लियर? ये चीज है आपके पास यहाँ पे। तो हम नेपोलियन का साथ जो है वो नहीं छोड़ सकता। ये कैवर के सामने प्रॉब्लम आती है। तो इमैनुअल और कैवर बैठे बैठे सोचते हैं, बोले अब क्या करें भाई, अब बताओ अब क्या करें। तो बोले लेट्स टेक अ थर्ड रूट। बोले क्या? बोले फॉरेन स्टेट की हेल्प लेते हैं। बोले फॉरेन स्टेट की हेल्प लेंगे मतलब? मेरे को समझा नहीं क्या करना है। बोले वो गरीब आदमी में बैठा है ना। अरे तो बोले वो गरीब आदमी बैठा है ना। बोले गरीब आदमी नहीं, गरीबाल्डी है वो, है ना, गरीबाल्डी है वो, पहले नाम सही से लो। बोले अच्छा अच्छा, गरीबाल्डी जो बैठा है ना, उसको बुलाते हैं। बोले उसका क्या करोगे? बोले बुलाओ तो सही। तो गरीबाल्डी को बुलाया गया। गरीबाल्डी ने क्या सीख लिया था? मैंने क्या बताया था? गरीबाल्डी ने क्या सीखा? गरीबाल्डी ने सीख लिया था गोरिल्ला वॉरफेयर। था ना, गरीबाल्डी ने गोरिल्ला वॉरफेयर सीख लिया था। तो गरीबाल्डी को बुलाया गया, बोले इधर आओ। बोले हाँ सर बताओ क्या करना है। बोले एक काम करो, एक नाव लो। बोले ठीक है सर, आगे पता है। नाव लेकर के छैया छैया गाना गा, छैया छैया नहीं सर, ओ माजी रे, हाँ छैया छैया तो ट्रेन के ऊपर आता है। तो बोले ओ माजी रे गाना गाना है, और सिसली जाना है। बोले सर अकेले बोर हो जाऊंगा। बोले ठीक है, अकेले बोर हो जाओगे, एक काम करो 1000 सैनिक अपने साथ ले जाओ। बोले इतना ज्यादा टाइम पास भी नहीं करना था। बोले करना है भाई, वहां जाके टाइम पास, है ना। तो गरीबाल्डी को बुलाया गया, उसको 1000 सैनिकों से भरी एक नाव दी गई, और बोला ओ माजी रे गाना गाते जाओ, और सीधे चले जाना सिसली। और सिसली में गरीबाल्डी जाते हैं 1000 सैनिकों को लेकर के, और वहां पे जाकर के क्या करते हैं? गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। बोले छुप के रहने का, सामने नहीं आना है। सामने आया तो नेपोलियन को पता चल जाएगा कि अच्छा हम जो है वो करवा रहे हैं। छुप के रहने का, जाने का, टपली मारने का, और वापस आ जाने का। यस। तो गोरिल्ला वॉरफेयर आपके पास यहाँ पे कराया जाता है, और इस तरीके से गोरिल्ला वॉरफेयर की हेल्प से नेपल्स एंड सिसली को सर्दिनिया के अंदर आपके पास यहाँ पे मिला दिया जाता है। क्लियर? समझ आया? यस। इस तरीके से नेपल्स एंड सिसली को सर्दिनिया के अंदर आपके पास यहाँ पे मिला लिया जाता है क्या? अभी कैसे मिल जाएगा? अभी नहीं मिलता है, दिक्कत है। आपने गरीब आदमी को, सर गरीब आदमी नहीं, गरीबाल्डी को बुला तो दिया, उसको 1000 सैनिक दे तो दिए, उसको देकर के वहां भेज तो दिया। बोला तुम डिप्लोम वो क्या करना है, गोरिल्ला वॉरफेयर करके जीत जाना। गोरिल्ला वॉरफेयर भी कर दिया, एंड उसने वहां पे जो है वो तख्ता पलटी भी जो है सब कुछ कर दिया। बट अब जो है वो गरीबाल्डी पलट गया। बोलता गरीबाल्डी क्यों पलट गया? गरीबाल्डी किसका फॉलोवर है? मजीनी का। मजीनी क्या चाहता है? मजीनी चाहता था क्या चाहता था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट। तो गरीबाल्डी कहता है, अब देखना, मतलब आप कैवर को सोचो क्या दिमाग चला रहा है वो। तो गरीबाल्डी चाहता है कि भाई हम जो है वो हमको डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट बनाना है। हमको नॉर्दर्न इटली के साथ मिलना ही नहीं है, हमको नहीं मिलना। गरीबाल्डी मना कर देता है कि भैया हमको जो है वो तुम्हारे सर्दिनिया वर्दीनिया में हमको नहीं मिलना। सिंपल, हम हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट बनाएंगे। अब कैवर और इमैनुअल फिर से बैठे, बोले अब क्या करें? हमारी तो चाल जो है वो पूरी, मतलब वो कहते हैं ना कि सबके वो दो लोगों की लड़ाई के अंदर बंदर जो है वो रोटी ले गया, वो वाली बात हो गई कि हमको लेना था। वो गरीबाल्डी को बुलाया, नाव भी दी, सैनिक भी दी, जगह वो ले गया। तो बोले रुको अभी सोचना है कुछ। फिर उनको एक बार से आइडिया आता है। तो बोले आइडिया आइडिया आइडिया। बोले क्या हुआ क्या हुआ, जल्दी बताओ। बोले एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ नेपोलियन फ्रांस। बोले ठीक है जाओ। तो यहां से फिर कैवर जाता है फ्रांस में, और कैवर फ्रांस में जाकर के बोलता है नेपोलियन को कि सर
आपको पता है क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले वो गरीब आदमी, बोले गरीब आदमी नहीं, गरीबाल्दी है वो। बोले हाँ, वो गरीबाल्दी वहां गया, वहां पे लोगों को भड़काया, और वो जो है वहां पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहा है। बोले अच्छा, ऐसा? बोले हाँ, वो कर रहा है। तो बोले आप बस हमको ना, हमसे देखा नहीं जा रहा, आपके अगेंस्ट में कोई हमारे जवाई सा हो, आप हमारे जवाई हो, आपके अगेंस्ट में कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करे, मैं ना सहता, मेरे से सहन नहीं होता। बोले ठीक है ठीक है, मैं अभी जो है वो वहां पे अथक प्रवीणा कर देता हूं। बोले माई बाप, आप क्यों? हमारे रहते आपको वहां जाने की जरूरत पड़ेगी, हम सर्दिनिया से आर्मी भेजेंगे, हम जो है सर्दिनिया से आर्मी भेजेंगे। तो इस तरीके से नेपोलियन से परमिशन ली गई, और नेपोलियन से खुद ही दंगा कराया, खुद ही वहां दंगा कराया, गरीब आदमी गरीबाल्दी को खुद ने भेजा। और उसके बाद नेपोलियन से परमिशन लेकर के वहां पे अटैक कर दिया, गरीबाल्दी को सफाया करा गया, और वहां से आपके पास इस तरीके से नेपल स्टेट को एंड सिसिली को जो है वो आपके पास यहाँ पे मिला दिया। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो नेपल्स एंड सिसिली भी आपके पास क्या कर जाते हैं, पिडामोंट एंड सर्दिनिया रीजन के इस तरीके से हिस्सा जो है वो बन जाते हैं। क्लियर? लिख लोगे इस चीज को? लिख लोगे ना? बाकी नोट्स में लिखा हुआ है। समझ में आ गया सारा? चलिए क्लियर। तो कैसे आपके पास लैम्बॉर्डी कैसे साथ में आया था? लैम्बॉर्डी कैसे साथ में आया था? लोगों को ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में भड़काया गया, ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट आती है, फ्रांस का सपोर्ट, ठीक है, एंड एवरीथिंग। उसके बाद पेरिस पीस एग्रीमेंट, पेरिस पीस एग्रीमेंट के थ्रू लंबार्डी को दे दिया गया। नहीं, पेरिस पीस एग्रीमेंट के थ्रू, उसके थ्रू तो वो सही। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तो इस तरीके से आपके पास पिडामंट और सर्दिनिया के अंदर ये सारे भी आपके पास रीजन है वो आ गए। अब कौन कौन बचे? अब कौन कौन बचे? अब एक तो आपके पास बच गया वेनिस, और एक आपके पास बच गया रोम। अब इसको समझते हैं ये सब कैसे आएंगे। तो ये आपके पास आता है फेज थर्ड के अंदर। अब फेज थर्ड आपके पास समझते हैं ये कैसे होगा। तो ये आपके पास होता है 1866 से लेकर के 76 तक का टाइम। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई सर, कि कैवोर जो आपके पास था इसकी डेथ हो गई। तो कैवोर की डेथ भली हो गई हो, बट इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल ने आपके पास यहाँ पे इनसे बहुत ज्यादा सीख लिया था। एंड विक्टर इमैनुअल ने उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब जो है वो मैं जो है आपके पास यहाँ पे क्या करूंगा, इटली को जो है वो यूनिफाई करूंगा। सो इटली की यूनिफिकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके पास चली जाती है? किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के बीच में। यस। यस। अब देखो, इमैनुअल सेकंड भी अब बैठ करके सोच रहा है कि अब मैं करूं क्या, है ना? कोई तो मौका चाहिए हमको भी, कैसे करें? तो इस टाइम में आपके पास यहाँ पे क्या होता है समझना, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, इन दोनों के बीच में आपके पास यहाँ पे वॉर हो जाती है। ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के बीच में आपके पास यहाँ पे जो है वो वॉर हो जाती है। तो किंग विक्टर इमैनुअल जो आपके पास होते हैं, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये जाते हैं और प्रूशिया के साथ में एक सीक्रेट रेट अग्रीमेंट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर देते हैं। यस, ये क्या करते हैं प्रूशिया के साथ में, ये पेन नहीं चल रहा, सेकेंड, हाँ। तो ये जाकर के प्रूशिया के साथ में एक सीक्रेट अग्रीमेंट जो है वो कर देता है कि भाई हम जो है वो तुमको हेल्प करेंगे, और अगर तुम जीत जाओ तो जो वेनिस वाला रीजन है वो जो है वो हमको दे देना। क्लियर? कि हम लोग जो है वो तुमको सपोर्ट कर देंगे, और अगर तुम जीत जाओ तो ये रीजन जो है आपको क्या कर देना है, ये जो है वो हमारे अंडर, मतलब हमको जो है वो दे देना है। जैसा, तो 1866 का टाइम होता है आपके पास। इस टाइम में आपके पास हो जाता है ऑस्ट्रिया वर्सेस रूसिया, एंड इसमें जीत किसकी होती है? प्रूशिया। सो प्रूशिया वॉन। एंड फिर उसके बाद अग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो सर्दिनिया था आपके पास, सर्दिनिया गॉट वेनिस। तो वेनिस भी जो है आपको आपके पास क्या मिल जाता है, सर्दिनिया को जो है आपके पास यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से वेनिस भी आपको यहाँ पे मिल गया। अब कौन बचा? अब आपके पास बचता है रोम। रोम किसके कंट्रोल में था? रोम था सर पोप के कंट्रोल में। अब देखो यहां पर क्या है, पोप क्या होता है? पोप आपके पास चर्च वगैरह ये सब ना कैथोलिक रीजन वाले होते हैं। अगर आप लोगों को नेपोलियन याद है, तो नेपोलियन के टाइम में मैंने आपको पढ़ाया ना कि नेपोलियन ने रिलीजन को वापस लेके आया था। उसने बोला था कि ऑब्वियसली रिलीजन स्टेट का होना चाहिए, बट स्टेट विल बी अबाउट द रिलीजन। एंड वो कैथोलिक चर्च के और इनके सपोर्ट में आपके पास था। तो इनको सपोर्ट करने के लिए क्या होता था उस टाइम में, कि फ्रांस की एक आर्मी हमेशा आपके पास
फ्रांस की एक आर्मी आपके पास हमेशा रोम में होती थी। यस, फ्रांस की एक आर्मी हमेशा आपके पास रोम में होते थे। अब सर्दिनिया के सामने, किंग विक्टर इमैनुअल के सामने ये प्रॉब्लम है कि मैं फ्रांस की आर्मी से तो कैसे लड़ लूं, क्योंकि फ्रांस इज अ फ्रेंड, है ना, जवाई साहब की आर्मी है वो, तो उनसे कैसे लड़ लें। यस। तो फ्रांस की आर्मी से हम ऐसे कैसे लड़ लें, ये एक प्रॉब्लम है। अब इसके लिए वापस क्या है, वही वेट एंड वॉच, मौका। जैसे ही मौका मिलेगा उस टाइम में जो हम क्या कर देंगे, हमला जो है वो कर देंगे। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो प्रॉब्लम समझ आई कि सर अब रोम बचा है, बट रोम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कैथोलिक स्टेट है। एंड कैथोलिक में फ्रांस भी जो है वो कैथोलिक होता है, तो वो सपोर्ट करते हैं और वहां पे हमेशा क्या करते हैं, अपनी एक आर्मी हमेशा स्टेशन रखते हैं। अब सर्दिनिया के सामने ये प्रॉब्लम है, किंग विक्टर इमैनुअल के सामने, सेकंड के सामने ये प्रॉब्लम है कि भाई हम फ्रांस के ऊपर जो वो, सॉरी, इस रोम के ऊपर जो हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रांस की आर्मी जो है आपके पास यहाँ पे जो वो स्टेशन है। अब वापस वो बैठ करके आपके पास क्या करेंगे, वेट करेंगे। और वेट करते हैं तो 1871 का टाइम आ जाता है। और 1871 के अंदर आपके पास क्या होता है, तो फिर से किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को आपके पास एक गाना सुनाई देने लगता है। सर कौन सा गाना? मौका, 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 मौका। सर अब किसने मौका दे दिया इनको, अब किसने मौका दे दिया, मौका मिल गया इनको एक लड़ाई से। सर किसके बीच हो गई ये लड़ाई? ये लड़ाई आपके पास हो जाती है फ्रांस वर्सेस प्रुशिया। सर ना, प्रुशिया की स्पेलिंग सही लिख दो आप। फ्रांस वर्सेस प्रुशिया के बीच में जो है आपके पास यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। अब जब ये फ्रांस वर्सेस प्रुशिया की जो आपके पास यहाँ पे लड़ाई हुई, तो ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी चल गई। लंबी चढ़ गई तो फ्रांस के पास आर्मी कम पड़ गई। अब जब आर्मी यहाँ पे कम पड़ गई, तो नेपोलियन थर्ड ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास रोम के अंदर एक और आर्मी पड़ी है, उनको बुला लो। तो नेपोलियन थर्ड ने ही कॉल्ड बैक द आर्मी फ्रॉम रोम। और जैसे ही ये आर्मी रोम से बुला ली गई, क्या हुआ? सर किंग विक्टर को फिर से गाना सुनाई दे रहा है। कौन सा गाना? मौका, 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 मौका। यस सर। तो किंग विक्टर सीधे जाते हैं रोम के ऊपर एंड ही कैप्चर्ड रोम। किंग विक्टर आपके पास क्या करेंगे, रोम को जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। क्लियर? क्लियर? जैसा, अब देखो इस टाइम में क्योंकि आपके नेपोलियन आपके पास यहाँ पे थे, कैथोलिक रीजन आपके पास यहाँ पे था, रिलीजन था, तो उसको रेस्पेक्ट करने के लिए प्लीज ध्यान रखना, कैथोलिक रिलीजन को रेस्पेक्ट करने के लिए उस टाइम में रोम को तो आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास इन्होंने जो है वो मिला लिया। बट एक सिटी आपके पास अगर नाम याद हो तो आपको, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी को उस टाइम में आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया था। और वो आज भी आपके पास इंडिपेंडेंट है। वेटिकन सिटी को आपके पास यहाँ पे उसको इंडिपेंडेंट जो है आपके पास यहाँ पे छोड़ दिया गया था, एक छोटा सा एरिया वेटिकन सिटी जो है आपके पास यहाँ पे उस टाइम में इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया था। और इस तरीके से आपके पास क्या हुआ था, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो कंप्लीट हो गया था। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड जो आपके पास होते हैं वो आपके पास यहाँ पे जो यूनिफाइड इटली होती है उसके राजा बनते हैं। एंड जो उसकी कैपिटल होती है वो आपके पास यहाँ पे रोम को जो है वो बना दी जाती है। सो इस तरीके से इटली जो है आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी यूनिफाई जो है वो होती है। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं, दैट्स ऑल।